हेलो बच्चा वाटी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और इस वाली क्लास के अंदर हम अपने बचे हुए चैप्टर्स का रिवीजन करने वाले हैं। बचे हुए चैप्टर्स मतलब भैया, क्या ये तीनों चैप्टर का रिवीजन आप एक ही क्लास में करा दोगे? यस। टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों चैप्टर का रिवीजन होगा। तो जो भी बच्चे तीनों चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसका आप रिवीजन करने वाले हो इस क्लास के अंदर। और इसके साथ में हम सारे PYQs इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे। तो टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस बच्चों नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। ये चैप्टर के अंदर ही बेसिकली रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें इस चैप्टर के नाम से ही मॉड्यूल में दी हुई है। तो अभी कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऊपर, बेसिकली कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था दिसंबर 23 अटेम्प्ट में, ठीक है, न्यू सिलेबस के अंदर। CFS के अंदर बच्चों इंस्टीट्यूट हमेशा से क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि पहले के टाइम में अगर आप देखोगे तो तुम्हारा जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन नहीं था। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में हमेशा से CFS आता था और इसके अंदर भी CFS आता था। अभी क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट आया है। तो देखो इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस के अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन अभी पूछ लिया है। पहले भी एक बार पूछ चुके हैं इंस्टीट्यूट ने फंड फ्लो स्टेटमेंट पर, क्योंकि आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है तो इसलिए शायद इंस्टीट्यूट ज्यादा टेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर सिलेबस का तो पार्ट है। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक चैप्टर है, CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये दोनों हम लोग इसलिए इस एक लेक्चर में करने वाले हैं। और ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा। और दूसरी बात ये बच्चों, ये जो CFS का रिवीजन है, ये रिवीजन आपके कॉर्पोरेट अकाउंट्स के लिए भी एज इट इज एप्लीकेबल है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप यहाँ पढ़ो FM के अंदर, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर पढ़ो, एक ही बात है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। तो इसीलिए आप इस रिवीजन को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स का भी रिवीजन हो रहा हो और फंड और तुम्हारा FM का भी रिवीजन हो रहा हो, दोनों का रिवीजन साथ में हो रहा हो, ठीक है। तो चलो इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको दिखा दूं, मैं आपके मॉड्यूल से करा रहा हूं यहाँ पर रिवीजन, क्योंकि इसके कुछ अलग नोट नहीं, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, बस ये तीन चीज आपको करानी है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर एग्जाम में आपसे बोला जाए कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, तो बैलेंस शीट या PNL का आपको एक फॉर्मेट वहां पर दे देगा और बोलेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना दो। तो कुछ नहीं करना होता, जो आपका प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बीच में जो अमाउंट में डिफरेंस आया है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में अगर अमाउंट इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, वो आपको न्यूमरेटर में लेना है और डिनोमिनेटर में जो आपका पिछले साल का अमाउंट है वो लेना है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपका चेंज अमाउंट आया है 20,000 का और पिछले साल का अमाउंट है 1,00,000, इंटू 100 करके आपको परसेंटेज में निकालना है। तो ये आ गया 20%। इसका मतलब पॉजिटिव फिगर है, इसका मतलब 20% आपका अमाउंट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 20% से आपका अमाउंट इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज बेसिस पे कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हमारा जो अमाउंट है वो बढ़ा है या कम हुआ है। अगर हम लायबिलिटी देखते हैं तो वो कम होनी चाहिए, अच्छी बात है, और एसेट देखते हैं तो वो बढ़नी चाहिए, अच्छी बात है। तो उस तरीके से यहाँ पर कंपैरेटिव एनालिसिस की जाती है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आएगा तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर में आपको इंक्रीज और डिक्रीज लेना है और डिनोमिनेटर में आपको अमाउंट लेना है। इसके ऊपर मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। कॉमन साइज स्टेटमेंट जिसका भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस अटेम्प्ट में, कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि आप अगेन यहाँ पर परसेंटेज निकालोगे, पर परसेंटेज कोई एक फिक्स बेस ले लोगे। तो ये याद रखना फिक्स बेस क्या होने वाला है। तो जो बैलेंस शीट होगा, अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होगा, तो बैलेंस शीट का जो टोटल वाला अमाउंट होता है ना, टोटल एसेट बोल लो, टोटल लायबिलिटी बोल लो, जो टोटल होती है बैलेंस शीट की, उसको आप एज अ बेस लोगे सेम ईयर का। सेम ईयर का जो टोटल अमाउंट होता है, सेम ईयर का जो टोटल अमाउंट होता है उसको तुम बेस ले लोगे और उस बेसिस पे तुम परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट दिया है तो इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल एसेट, करंट एसेट अपॉन टोटल एसेट, फिक्टिशियस एसेट अपॉन टोटल एसेट, दीज आर सम एग्जांपल्स। ये याद रखना कि ये जो डिनोमिनेटर लोगे वो सेम ईयर का लोगे। मतलब अगर आप 2024-25 का निकाल रहे हो तो 24-25 का ही टोटल एसेट आप लोगे, प्रीवियस ईयर का यहाँ नहीं लेना होता। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम प्रीवियस ईयर का अमाउंट से कंपेयर करते हैं और जो अमाउंट रहता है वही अमाउंट से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो मैं फिक्स एसेट्स निकाल रहा हूँ, तो फिक्स एसेट मेरे को प्रीवियस ईयर का दिया है, करंट ईयर का दिया है। प्रीवियस ईयर का 1,00,000 था, करंट ईयर का 1,20,000 है। तब मैं इन दोनों का ही डिफरेंस निकालता हूँ और बेस में यही लेता हूँ, प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है। जबकि कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम बैलेंस शीट का टोटल लेते हैं सेम ईयर का परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। और फाइनली बच्चों ट्रेंड एनालिसिस एक टॉपिक है यहाँ पर। तो ट्रेंड एनालिसिस जो टॉपिक है वो ये बोलता है कि आपको ट्रेंड एनालाइज करना है कि हर साल कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ट्रेंड बेसिस पे। उसके लिए क्या करना है, जिस भी साल का आप निकाल रहे हो उस साल का अमाउंट ले लो और डिवाइड कर दो कोई भी बेस ईयर से जो आपने सिलेक्ट करके रखा है। कोई भी बेस ईयर जो आपने, जैसे मान लो आपने 2019-20 को बेस ईयर ले लिया, तो 2019-20 से आप डिवाइड करोगे और ऊपर आप लिखोगे 2020-21 का अमाउंट, 21-22 का अमाउंट, 22-23 का अमाउंट, हर साल का अमाउंट लिखोगे और डिवाइड सबको 19-20 से ही करोगे, क्योंकि आपने 19-20 को बेस ईयर मान लिया है।
19-20 को आपने क्या मान लिया है, बेस ईयर मान लिया है। तो डिवाइड हमेशा 19-20 से ही करोगे, न्यूमरेटर आपका चेंज होता रहेगा। ये होता है ट्रेंड एनालिसिस। तो अगर मैं आपको देखो इस पे क्वेश्चन दिखाऊं, तो ये देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चन में जब आपका पीएनएल होगा, अच्छा मैंने ये तो बताया ही नहीं, पीएनएल के केस में बच्चों अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट आपको बनाना है तो आपको बेस में लेना है नेट सेल्स, यानी कि नेट रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपको फॉर्मेट दिया रहेगा एग्जाम में, प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया रहेगा तो आपको नेट सेल्स को बेसिस लेना है, सेम ईयर का नेट सेल्स आपको बेसिस लेना है और परसेंटेजेस निकालने हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको ये दिया हुआ है पीएनएल का फॉर्मेट। अब आपको 2021 के लिए 10,50,000 को बेस लेके निकालना है और 2022 के लिए 13,50,000 को बेस लेके निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारे परसेंटेज निकाले गए हैं 10,50,000 को बेस लेके। देखो बस कुछ नहीं करना है, परसेंटेज निकालना है। देखो सेम ईयर का सेल्स लेके आपको परसेंटेज निकालना है। देखो यहाँ 13,50,000 ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है मैंने, रेगुलर क्लास में हुआ था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से होता है बच्चों। ये भी कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो सेल्स रेवेन्यू को लेके निकाला गया है, ये भी कॉमन साइज स्टेटमेंट है। इवन एग्जाम में भी कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया था। ये देखो ये कंपैरेटिव इनकम का क्वेश्चन आ गया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने बोल दिया। तो ये देखो यहाँ पर आप निकाल रहे हो इंक्रीज या डिक्रीज। तो देखो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हुआ इंक्रीज, तो आपने लिखा पॉजिटिव 20,400 और उसको आपने डिवाइड किया बेस ईयर से 1,70,000 से। ठीक है, तो ये देखो 20,400 जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज आया, डिवाइडेड बाय बेस ईयर 1,70,000 जो पिछला वाला साल था, तो ये आपका 12% आ गया। ऐसे ही सबको करना है। ये देखो 1,05,000 से ये 1,20,000 हो गया, तो ये 15,000 इंक्रीज हुआ, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 1,05,000, तो ये आ गया 14.3% एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको करना है। ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया। एक क्वेश्चन में आपको ट्रेंड एनालिसिस का भी दिखाता हूँ। ये देखो ट्रेंड एनालिसिस का क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपने जो सबसे पुराना वाला ईयर था उसको आपने क्या ले लिया, एज अ बेस ईयर मान लिया। ये आपका कौन सा ईयर है, ये है आपका बेस ईयर। तो अब हर साल के अमाउंट को आप इस बेस ईयर से ही डिवाइड करोगे। ठीक है, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख करोगे। ये देखो 2,50,000 को 2 लाख से डिवाइड करोगे, 2 लाख को 2 लाख से डिवाइड करोगे, 1,80,000 को 2 लाख से डिवाइड करोगे। मतलब अब हर साल के अमाउंट को 2 लाख से ही डिवाइड करोगे। हर साल के अमाउंट को आप 2 लाख से ही डिवाइड करोगे। 1,50,000 को 1,50,000 से, 2 लाख को 1,50,000 से, 1,25,000 को 1,50,000 से। मतलब हर साल के अमाउंट को आप बेस ईयर से डिवाइड करके परसेंटेज निकालोगे। ये देखो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख बेस ईयर, 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख बेस ईयर, 1,80,000 डिवाइड बाय 2 लाख। मतलब जो करंट ईयर का अमाउंट है डिवाइडेड बाय बेस ईयर। बेस ईयर आपने किसको मान लिया, 19-20 को मान लिया। ठीक है, 1,50,000 डिवाइड बाय 1,50,000, 2 लाख डिवाइड बाय 1,50,000, 1,25,000 डिवाइड बाय 1,50,000। इस तरीके से आपको ट्रेंड एनालिसिस करनी होती है। तो ये वाला आप एक क्वेश्चन देख लो, तो ट्रेंड एनालिसिस भी हो गया। तो दिस इज द 3 टॉपिक्स, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड तुम्हारा ये क्या नाम है, ट्रेंड एनालिसिस। तो ये 3 टॉपिक है बच्चों और इसके ऊपर से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो अगर मैं कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 70 है। ये देखो, तो आपको बोला गया था कॉमन साइज स्टेटमेंट बना दो फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट ऑफ, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको कुछ नहीं करना, कॉमन साइज स्टेटमेंट बोला है ना, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बोला तो पिछले साल से कंपेयर करना होता है, और कंपेयर करना होता है मतलब चेंज इन डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। कॉमन साइज बोला तो अगर बैलेंस शीट है तो टोटल एसेट को बेस लेके निकालो, और अगर पीएनएल अकाउंट है तो सेल्स को बेस लेके निकालो। तो अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो जितने भी आइटम्स दिए हैं उसका परसेंटेज निकालना है सेम ईयर के सेल्स के बेसिस पे। जितने भी आइटम दिए हैं उन सब का परसेंटेज निकालना है सेम ईयर के सेल्स के बेसिस पे। ठीक है, तो देखो जैसे 2,85,000 डिवाइडेड बाय 5,25,000, 2,40,000 डिवाइड बाय 5,25,000, 75,000 डिवाइड बाय 5,25,000। इस तरीके से आप निकालोगे तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, और वैसे ही सेकंड वाले ईयर के लिए 320,500 डिवाइडेड बाय 6,75,000, 350,500 डिवाइडेड बाय 6,75,000, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 6,75,000। इस तरीके से आप परसेंटेजेस निकाल लोगे। फिर देखो यहाँ पर कमेंट में इंस्टीट्यूट ने लिखा है एज कंपेयर टू 21-22 ड्यूरिंग 22 द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी हैज बीन इम्प्रूव्ड। देखो 32.4 हो गया ना, 25.7% ऑफ द सेल्स था पिछले साल, इस साल 32.4 हो गया ऑफ द सेल्स। सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दिस टू दिस द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंक्रीज इज COGS विच हैज डिक्लाइन कंसिडरेबल। देखो यहाँ पर पिछले साल हमारा COGS जो था वो सेल्स का 54.3% था,
इस साल वो 47.8% हो गया, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस साल कम हुआ है। However, operating profit has not increased by similar margin because of increase in the operating expense. पर बोल रहा है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ा सिमिलर मार्जिन से। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके बढ़े हैं इस कारण। ठीक है, रिडक्शन इन द इंटरेस्ट बर्डन हैज एडिशनल कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और बोल रहा है जो इंटरेस्ट है पिछले साल 5.7% ऑफ सेल्स था, इस साल 3.8% ऑफ सेल्स हो गया, तो वो भी कम हुआ है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस भी लिख के आनी होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इसका एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में जाने के पहले मैं आपको ये वाला एक टॉपिक बता देता हूँ, ऑल्टमैन जी स्कोर। अगेन इसके ऊपर भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। इसमें आपको सीधा फॉर्मूला याद करना है ऑल्टमैन जी स्कोर के ऊपर। ठीक है, तो देखो ऑल्टमैन ने डेवलप किया एक मल्टीवेरिएट मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस प्रिडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो ऑल्टमैन ने क्या बताया कि मैं ना अपने मॉडल से ये बता सकता हूँ कि कौन सी कंपनी डिप्रेशन में चले गई है। डिप्रेशन मतलब कौन सी कंपनी अपने बंद होने के कगार पर आगे बढ़ रही है, उस ऐसे रास्ते पर चल रही है जिससे आगे चल के वो कंपनी बंद हो सकती है, ये मैं बता सकता हूँ। ये बात बोली ऑल्टमैन ने। ओके, हाँ जी, देखो तो ये बात बोली ऑल्टमैन ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलेक्ट किया 33 फेल्ड एंड 33 नॉन फेल्ड फर्म को, जिनमें से 22 अकाउंटिंग थी और नॉन अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें से 22 अकाउंटिंग और नॉन अकाउंटिंग रेशियोज को which has been deemed to the predictor of the corporate distress while taken into consideration of 22 accounting ratio, he selected 5 ratio which has been deemed as the best prediction of corporate distress prediction। तो उन्होंने क्या किया, 33 अच्छी कंपनी ली, 33 नॉन खराब कंपनी ली, उन कंपनीज के अंदर में से 22 रेशियोज निकाले, उन रेशियोज को एनालाइज करके टॉप 5 रेशियो सिलेक्ट किए, जिससे आप किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस यानी कौन सी कंपनी डिप्रेशन में जा रही है वो पता लगा सकते हो। और वो 5 रेशियो जो है, द पर्पस ऑफ दीज 5 रेशियोज आर एज फॉलोज। पहले पर्पस देखो, लिक्विडिटी पता लगाना, मेजर ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग पता लगाना, प्रॉफिटेबिलिटी पता लगाना, फाइनेंशियल लीवरेज पता लगाना, और सेल्स जनरेटिंग एबिलिटी टू द फर्म्स एसेट, मतलब एसेट को कितने अच्छे से यूटिलाइज करके सेल्स जनरेट कर पाते हो वो पता लगाना। तो ये 5 रेशियो का पर्पस था। तो ये मॉडल में अब पहले उन्होंने जो मॉडल निकाला, जो सबसे पहले उन्होंने मॉडल निकाला वो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए निकाला, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए उन्होंने सबसे पहले मॉडल निकाला। उस मॉडल में उन्होंने कहा कि जो Z होगा यानी जो मेजरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस होगा वो होगा 1.2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 1.4 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 3.3 टाइम्स ऑफ x3 प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ x4 प्लस 1 टाइम ऑफ x5। ठीक है, यानी सिंपल शब्दों में x5। ओके, ये आपको याद करना है। हाँ भैया, ये आपको याद करना है। जहां पर Z का मतलब है बच्चों ओवरऑल इंडेक्स ऑफ मल्टीपल इंडेक्स फंक्शन, यानी कि कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस का नंबर। ठीक है, जिसके बारे में उन्होंने आगे बताया कि आप इसको कैसे एनालाइज कर सकते हो कि Z के बेसिस पे कौन सी कंपनी डिस्ट्रेस है और नहीं है। देखो, अगर आपका Z 2.99 से ज्यादा आया तो ये एक नॉन फील्ड और नॉन डिस्ट्रेस फॉर्म है। अगर आपका Z 1.81 से कम आया तो ये एक फील्ड और डिस्ट्रेस फॉर्म है। और अगर इन बिटवीन आया तो ये मिक्सचर है फील्ड और नॉन फील्ड एलिमेंट की, जिसमें आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा सॉल्वेंसी स्टेटस का पता लगाने के लिए। ठीक है, अब देखो x1 का मतलब क्या है। x1 का मतलब है बच्चों वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। ऑल्टमैन जी को रट्टा मारना है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो एकदम लिमिटेड स्कोप है इसका, आपको रट्टा मार के जाना है, बात खत्म। तो ये याद रखना कि ये वाला जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आया वो देख लेना। प्राइवेट लिमिटेड का आया तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, पब्लिक लिमिटेड का आया तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आना है। तो बस एक सही फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, आपको रट्टा मार के जाना है इसको, फिर फॉर्मूले को सिलेक्ट करना है और वहां पर अप्लाई करना है कि प्राइवेट लिमिटेड है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, x2 रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन टोटल एसेट है। ये सब डेटा क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, इवन निकालना भी नहीं पड़ेगा। x3 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट है। x4 मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटी है। और x5 सेल्स अपॉन टोटल एसेट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन आपको ये ना बताए कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, पर वो क्वेश्चन आपको ये बता देगा कि ये कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इतनी है। तो आप इसी से समझ जाना कि मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब ये प्राइवेट कंपनी तो हो ही नहीं सकती, ये पब्लिक कंपनी ही होगी। तभी तो मार्केट वैल्यू की बात कर रहा है। ये प्राइवेट कंपनी हो ही नहीं सकती, तभी तो मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। अगर लिमिटेड लगा हुआ है मतलब पब्लिक कंपनी है, अगर पीवीटी एलटीडी लगा हुआ है मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर नाम से नहीं पता चल रहा तो आप ये वाला टेस्ट लगा सकते हो कि मार्केट वैल्यू गिवन है मतलब पक्का पब्लिक कंपनी ही होगी। ठीक है,
1983 में ऑल्टमैन ने डेवलप किया एक रिवाइज जी स्कोर मॉडल फॉर प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज, क्रेडिट एनालिसिस, प्राइवेट प्लेसमेंट, डीलर्स, अकाउंटिंग, ऑडिटर्स एंड फर्म्स देमसेल्व्स आर। ठीक है, तो अब उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए यहाँ पर निकाला। ठीक है, कंसर्न दैट द ओरिजिनल मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। तो जो हमने ओरिजिनल मॉडल बनाया था वो तो सिर्फ पब्लिक कंपनी को लग रहा था, तो अब प्राइवेट कंपनी के लिए भी निकाला जाए। ठीक है, तो रिवाइज जी स्कोर सब्स्टिट्यूट कर रहा है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो जो रिवाइज जी स्कोर निकाला गया उसमें सारा फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो तो होंगे, यहाँ पर सारा फॉर्मूला सेम है, बस जो मार्केट वैल्यू थी उसके जगह बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी ले ली गई है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मार्केट वैल्यू तो होती ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी है तो मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है, और लिस्टेड नहीं है तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी लिया गया, बाकी सब सेम है। देखो, वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट, रिटेन्ड अर्निंग अपॉन टोटल एसेट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट, बुक वैल्यू अपॉन टोटल लायबिलिटी और सेल्स अपॉन टोटल एसेट। अब ये ना मैंने ऐसे बच्चों को बोला था कि इस तरीके से याद कर सकते हो, ये इसकी मैं ट्रिक बता सकता हूँ याद करने की। आप ऐसे सोचो कि आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए ना, एफएम में पढ़ते हो ना, आपको क्या चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए। वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कौन देगा, रिटेन्ड अर्निंग से मिलेगा, है ना। वर्किंग कैपिटल से पैसा कौन देगा, जो जो पैसा रिटेन करके रखे हो वहां से ले लो। वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा रिटेन्ड अर्निंग से ले लो। रिटेन्ड अर्निंग कहाँ से आती है, ईबीआईटी से आती है। रिटेन्ड अर्निंग कहाँ से आती है, ईबीआईटी से आती है। और ईबीआईटी कहाँ से आता है, सेल से आता है। ईबीआईटी कहाँ से आता है, सेल से आता है। और ये जितने भी हमने बात किया, जो हमने लिंक वाला बात किया, ये सब में डिनोमिनेटर में टोटल एसेट है, इन सब के डिनोमिनेटर में टोटल एसेट है। तो आप ऐसे याद करो, अभी मेरे साथ रिवाइज करो एक बार, फटाफट से एक बार आंख बंद करो, रिवाइज करो। हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कहाँ से आएगा, रिटेन्ड अर्निंग से आएगा। रिटेन्ड अर्निंग कहाँ से आती है, ईबीआईटी से आती है। और ईबीआईटी कहाँ से आती है, सेल से आती है। और इन चारों को डिवाइडेड बाय टोटल एसेट कर दो। ठीक है, तो आपका x1, x2, x3 और x5 तो याद हो गया। ठीक है, अब बस एक x4 याद करना है। x4 अलग चीज है। x4 अलग चीज है क्या, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो मार्केट वैल्यू है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बुक वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी, डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी। ठीक है, तो ये अलग चीज है, तो इसलिए अलग से याद कर ली हमने। यही एक चीज चेंज हो रही है ना, पब्लिक लिमिटेड में कुछ और थी और प्राइवेट लिमिटेड में कुछ और हो गई। पब्लिक लिमिटेड में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी था, प्राइवेट लिमिटेड में बुक वैल्यू हो गया। तो जो चीज चेंज हो रही है वो अलग से याद कर लिया हमने। तो ऐसे याद करो, हमको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, वो हमें रिटेन्ड अर्निंग से मिलेगा, और रिटेन्ड अर्निंग ईबीआईटी से आता है, ईबीआईटी सेल से आता है, चारों डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ईबीआईटी, सेल्स अपॉन टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट। तो ये आपको याद हो गया, और ये एक अलग चीज है तो उसको अलग से याद कर लो। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। यहाँ पर z का फॉर्मूला बच्चों चेंज हो गया, तो आप देख लो, ये सब पॉइंट्स तो आपको याद करने पड़ेंगे और कोई बात ही नहीं है। अगर z की वैल्यू 2.9 से ज्यादा हुई तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में वो सेफ जोन में है। अगर 1.3 से 2.9 के बीच में रही मतलब वो ग्रे जोन में है, मतलब बीच में है। और अगर 1.23 से कम हुई मतलब ये कंपनी डिस्ट्रेस हो गई, डिप्रेशन में चले गई, बंद होने के रास्ते पर है। ठीक है, ओके। अब फाइनली एक और यहाँ फॉर्मूला है, मुझे लगता है कि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मॉड्यूल में था तो मैंने यहाँ दिया है कि जी स्कोर एस्टिमेशन है मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियल्स और नॉन मैन्युफैक्चरर्स एंड इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। तो उनके लिए अगर निकालने बोलेगा, बेसिकली मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए निकालने के लिए बोलेगा, तो जी का फॉर्मूला यहाँ चेंज हो जाएगा, x1, x2, x3, x4 हो जाएगा। x1 का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट, यानी सिंपल शब्दों में वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट। x2 का मतलब रिटेन्ड अर्निंग अपॉन टोटल, x3 मतलब ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट, और x4 मतलब बुक वैल्यू अपॉन टोटल लायबिलिटी। तो x5 को हटा देना बस, x1, x2, x3, x4 सेम है जैसा प्राइवेट कंपनी का था। ठीक है, x5 नहीं लगता इसमें, तो x1, x2, x3, x4 वही सेम ले लेना जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का था। और यहाँ पर भी ये पॉइंट आपको याद करने हैं। तो बेसिकली ऑल्टमैन जी स्कोर में आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं, z इज इक्वल टू जो पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको याद करने हैं। ओके बच्चों, तो बस दिस इज ऑल अबाउट ऑल्टमैन जी स्कोर। तो ये एक पॉइंट बचा था, ये भी टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है। मैं रेशियो में करवाने वाला था पर उस टाइम पे स्किप हो गया था, तो मैंने यहाँ पर करा दिया रेशियो में, क्योंकि हमने बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट अकाउंट्स एफएम दोनों का कॉमन ही है सीएफएस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता है क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपको इनफ्लो और आउटफ्लोज ऑफ पेमेंट बताता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, पूरे साल भर की। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 एक्टिविटीज होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटीज जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी
जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स एसेट, या फिर कोई कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर आप कोई एसेट सेल कर रहे हो, या फिर आप कोई अपनी इन्वेस्टमेंट सेल या परचेस कर रहे हो, या फिर आपको अपनी किसी इन्वेस्टमेंट से रेंट मिल रहा है, या फिर आपको अपनी किसी इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड मिल रहा है, या फिर आपकी किसी इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बच्चों अगर आप कोई इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, या फिर सेल कर रहे हो, सेल मतलब बायबैक, या फिर आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, आप लोन ले रहे हो, लोन रीपे कर रहे हो, आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, आप डिविडेंड पे कर रहे हो, ठीक है? तो जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, अगर उनमें चेंजेस आता है, आपके जितने भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, लोन, उन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को आप जो भी पेमेंट करते हो, वो यहाँ पर आता है, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, ठीक है? वो यहाँ पर आता है। उन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आप पैसा उठाते हो, वो यहाँ पर आता है। उन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को आप पैसा वापस करते हो, वो यहाँ पर आता है, ठीक है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका सेल, फिक्स्ड एसेट जो होती है उसका सेल परचेज आता है, इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट की इनकम्स आती है, वो आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका जो डे टू डे बिजनेस का जितना भी एक्टिविटी होता है, वो सब आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है? तो ये आप पढ़ सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कौन से आइटम आते हैं, डेफिनेटली आपको पता होगा, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आइटम्स है, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के सारे आइटम्स यहाँ डिटेल में लिखे हुए हैं। तो ये रेगुलर क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से है ना? इतना डिटेल में पढ़ना। रिवीजन में तो हमें पता होता है क्या-क्या चीज़ें आती है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में, ठीक है? अब देखो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ना? तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने कहीं पर पैसा लगा के रखा था, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, डे टू डे बिज़नेस का पार्ट नहीं है। क्या आपका बिज़नेस है इंटरेस्ट कमाना बच्चों? क्या आपका बिज़नेस है? मेरा बिज़नेस क्या है? मैं भैया लोगों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और उससे मेरे को फ़ीस मिलती है, ये मेरा बिज़नेस हुआ ना। आपकी फर्नीचर की दुकान है, आप फर्नीचर बेचते हो, उससे आपको इनकम होती है, वो आपका मेन बिज़नेस है। अब हमने अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा है, वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हमारा बिज़नेस नहीं है। तो इसीलिए वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिविडेंड हमको मिल गया, हमने इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा के रखा है, वहाँ से हमको डिविडेंड मिला, अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट हमने पे किया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि हमने कहीं से पैसा उठाया लोन में, लोन हमने उठाया और उसमें हमने इंटरेस्ट पे किया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। हमने डिविडेंड पे किया, मतलब हमने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके रखे थे, सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और हमने उनको पेमेंट की, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पर अगर ये चारों आइटम के केस में कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहा, मतलब हमारे जैसा बिजनेस नहीं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी सिंपल शब्दों में कोई बैंक है, तो अगर कोई बैंक है बच्चों और उसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, तो बैंक का काम ही वही है, बैंक का बिजनेस ही वही है, पैसा रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, लोन देना, इंटरेस्ट रिसीव करना, तो वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा। डिविडेंड रिसीव करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा, क्योंकि बैंक का काम ही वही है, बैंक का काम ही वही है, इन्वेस्ट करना। बैंक का काम है ना कि आप लोग से पैसा लेके उसको इन्वेस्ट करना, लोन देना, यही तो काम है बैंक का। बैंक इंटरेस्ट पे कर रही है, अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बैंक का काम ही यही है, हमसे पैसा लेती है, हमको इंटरेस्ट देती है उसके बदले। तो बैंक का मेन बिजनेस यही है। तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर बैंक डिविडेंड पे कर रही है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि बैंक डिविडेंड पे कर रही है, मतलब बैंक ने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू किए। तो अगेन ये बैंक के लिए क्या हो गया? सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। ये बैंक के लिए क्या हो गया? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गया। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब बैंक इशू कर रही है, बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, उस पे वो डिविडेंड दे रही है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? फिर एक टॉपिक है मॉड्यूल में आपके, नॉट सो इम्पोर्टेंट, एग्जाम में एक बार भी नहीं आया, फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज। आएगा तो एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो एकदम एमसीक्यू ओरिएंटेड देखना, ठीक है? देखो, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इन अ फॉरेन करेंसी शैल बी रिकॉर्डेड इन द एंटिटीज फंक्शनल करेंसी बाय अप्लाइंग द फॉरेन करेंसी अमाउंट, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द फंक्शनल करेंसी एंड द फॉरेन करेंसी एट द डेट ऑफ द कैश फ्लो। तो बोल रहा है कि जो आपको फॉरेन करेंसी में पैसा मिलता है, उसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिख सकते हो। कन्वर्ट करना पड़ेगा अपनी डोमेस्टिक करेंसी में। तो मेरे को मान लो डॉलर में पैसा मिला, यूट्यूब से पैसा आता है, डॉलर में आता है ना? तो डॉलर में पैसा आया, तो जिस दिन मेरे को पैसा मिला, उस दिन का जो डॉलर का रेट था, उस रेट से मैं कन्वर्ट करके उसको इंडियन रुपीज में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सीएफएस में रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? ये बोल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, 1/1/2022 को पी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, उन्होंने खरीदा गुड्स फ्रॉम यूएसए फॉर $1000 टू बी सोल्ड विद इन इंडिया। एक्सचेंज रेट ऑन दैट डेट इज 76 रुपीज पर डॉलर। ऑन 31 मार्च 2022, हाँ, द एक्सचेंज रेट मूव्स टू 78
पर डॉलर, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट बच्चों 1 जनवरी को जिस दिन मैं खरीदा था वो गुड्स $1.76 का था, 31 मार्च को $1.78 का हो चुका है। हाउ विल यू रिपोर्ट द अबव इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो आप इसको सीएफएस में कैसे दिखाओगे? तो सॉल्यूशन देखो, पी लिमिटेड विल अकाउंट फॉर द परचेज ऑफ इन्वेंट्री एट 1000 इंटू 76 रुपीज, 76,000 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को पी लिमिटेड दिखाएगी कि हमने इन्वेंट्री खरीदी $1000 इंटू 76 रुपीज में, क्योंकि उस दिन जो रेट चल रहा था वो 76 पर डॉलर चल रहा था। 31 मार्च को पेबल जो है वो रिकॉर्ड होगा 1000 इंटू 78 में, रिजल्टिंग इन अनरियलाइज लॉस ऑफ 2000 ऑन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अंडर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। दिस विल बी रिपोर्टेड एज प्रॉफिट minus 1000 add increase in payable 78 minus 76 2000 net impact on cash flow statement nil। तो क्या बोल रहा है कि देखो इन्वेंट्री तो हम जिस दिन खरीदे थे उसी दिन के रेट से रिकॉर्ड कर दिए 76 से, 31 मार्च को अभी भी हमने पेमेंट तो की नहीं है, तो 31 मार्च को डॉलर का रेट 78 हो चुका है। मतलब अगर 31 मार्च को पेमेंट करना पड़ता तो 1000 इंटू 78,000 पे करना पड़ता, ठीक है। तो कहाँ 76,000 में खरीदे थे पर पेमेंट 78,000 की करनी पड़ेगी, तो 2000 का यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस हो गया, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस हो गया, ठीक है। तो आप इसको सीएफएस में कैसे दिखाओगे? ऑपरेटिंग के अंदर दिखाओगे। सबसे पहले तो कहां दिखाना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाना है। कैसे दिखाना है? प्रॉफिट में से 2000 माइनस करके दिखाओगे, क्योंकि लॉस हो गया है, लॉस हो गया तो प्रॉफिट में से 2000 माइनस करके दिखाओगे। और इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो होता है ना आपका, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस होता है, वहां पर आपका पेबल्स यहाँ पर 76,000 से 78,000 हो जाएगा ना। पहले आपने रिकॉर्ड किया 1000 इंटू 76, अब वो 1000 इंटू 78 हो चुका है, तो वो 2000 से बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट 2000 से, प्रॉफिट से 2000 माइनस कर दोगे एक्सचेंज लॉस के नाम पर, और 2000 यहाँ पर पेबल्स के नाम पर वापस से ऐड होगा, तो नेट इंपैक्ट यहाँ पर नील आ जाएगा। नेट इफेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। तो वैसे तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, या फिर हो सकता है कि बड़े क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट की तरह पूछा जा सके कॉर्पोरेट अकाउंट्स में या फिर आपके एफएम के अंदर, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसी सब्सिडियरी कंपनी में, अपनी सब्सिडियरी कंपनी मतलब जहां पर आपका 50% से ज़्यादा, 51 से ज़्यादा स्टेक है, एसोसिएट कंपनी जहां पर 20% ज़्यादा स्टेक है, और जॉइंट वेंचर मतलब पार्टनरशिप। तो एग्रीगेट कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द एक्विजिशन एंड फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ सब्सिडियरी और अदर बिजनेस शैल बी प्रेजेंटेड सेपरेटली एंड क्लासिफाइड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सिंपल शब्दों में, अगर आप किसी जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जो नेट कैश आउटफ्लो होगा वो आप एज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाओगे, ठीक है, अपने सीएफएस में। ओके अब देखो कैश फ्लो अंडर डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड भी एग्जाम में अच्छी खासी बार कॉर्पोरेट अकाउंट में पूछा जाता है। तुम्हारे इसमें क्या नाम है, एफएम में एक ही बार आया है डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन, जहां तक मेरे को याद है एक ही बार आया है बस, ठीक है। पर कॉर्पोरेट अकाउंट्स में आता है डायरेक्ट मेथड बहुत बार, इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो। चलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट डैश फॉर द पीरियड एंडेड डैश, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कंपनी का नाम और यहाँ पर डेट। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एग्जाम में, प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं। गंदा प्रेजेंटेशन करके आओगे तो मार्क्स कटेगा, अच्छा प्रेजेंटेशन करके आओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर गंदा प्रेजेंटेशन करोगे तो मार्क्स कट जरूर जाएंगे। देखो सबसे पहले निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? सिंपल है, जहां जहां से बिजनेस से, ऑपरेशन से, बिजनेस के ऑपरेशन से जहां जहां से पैसा आ रहा है रिसीप्ट में लिखो, और जहां जहां पेमेंट कर रहे हो पेमेंट में लिखो, बस, ठीक है। तो देखो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर से पैसा मिलेगा वो लिखो, ठीक है। कस्टमर मतलब डेटर, या फिर कैश सेल्स कर रहे हो तो फिर कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पर डेटर भी हो सकता है और कस्टमर भी हो सकता है। कैश सेल्स कर रहे हो तो कस्टमर से जो पैसा मिल रहा है, और डेटर से मिल रहा है तो डेटर का पैसा। माइनस करोगे कैश पेड टू सप्लायर, एम्प्लॉय और फॉर अदर एक्सपेंसेस, यानी कि आप जो पेमेंट कर रहे हो सप्लायर को, एम्प्लॉयज को, ये लोग सब बिजनेस से रिलेटेड है ना, या फिर कोई अदर एक्सपेंसेस है वेजेस वगैरह की, वो आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो सिंपल है कि कहीं से पैसा आ रहा है ऑपरेशन से, बिजनेस के ऑपरेशन से, उसको प्लस करो, और कहीं पैसा जा रहा है माइनस करो। और कहाँ जाता है पैसा? आता तो एक ही जगह से, सेल से, सेल्स ही आता है ना। अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो आपकी किराने की दुकान है, आपका इनफ्लो का सोर्स क्या है? बिजनेस का, बिजनेस का बताओ, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस का सोर्स क्या है? कस्टमर से जो पैसा मिलेगा। तो आने का जगह बस एक ही है, या तो कस्टमर जो कैश में ले रहा है, या फिर जो डेटर उधार में लेके गया था वो पैसा देके जा रहा है। तो ये दो ही सोर्स है पैसा आने का, और जाने का सप्लायर को पैसा दोगे, और जो बिजनेस रिलेटेड खर्चे उनको पैसा दोगे, एम्प्लॉय स्टाफ को पैसा दोगे, और फिर आपके बिजनेस रिलेटेड इनकम टैक्स पे करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम।
अब अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम से आपको पैसा मिल रहा है तो ऐड कर लो, जैसे कि मान लो कोई डिजास्टर सेटलमेंट, आपके शहर में कोई डिजास्टर आया या फिर आपके जो वो है बिजनेस है, प्रीमाइसेस है, वहां पर आग लग गई, तो उसके कारण जो इंश्योरेंस क्लेम मिला, वो सब एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम होते हैं, वो आप यहाँ पर ऐड कर लोगे, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। फिर उसके बाद बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऑल रिलेटेड टू सेल, परचेज, इन्वेस्टमेंट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, अगर कोई फिक्स एसेट, कोई इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, वहां से पैसा मिल रहा है, वो लिखोगे यहाँ पर। अगर कोई फिक्स एसेट परचेस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हो, तो माइनस करोगे। जो इन्वेस्टमेंट आपने की है उससे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऐड करोगे, डिविडेंड मिल रहा है तो ऐड करोगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर कोई शेयर्स इशू कर रहे हो, प्लस करोगे। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो, माइनस करोगे। इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो, माइनस करोगे। डिविडेंड पे कर रहे हो, माइनस करोगे। इंटरेस्ट पे कर रहे हो, माइनस करोगे। लोन रीपे कर रहे हो, माइनस करोगे। लोन ले रहे हो, उठा रहे हो, तो प्लस करोगे, ठीक है। लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिजम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आ जाएगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ए बी और सी को प्लस माइनस करोगे तो ए बी सी को प्लस करोगे तो बेसिकली अब उसमें से कुछ आइटम माइनस में भी हो सकते हैं। फिर आप इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस करोगे तो आपका आंसर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर आना चाहिए। मतलब ये इंक्रीज और डिक्रीज मान लो 10,000 आया, ओपनिंग बैलेंस आपका 12,000 का था, तो दोनों को प्लस करने के बाद ये जो 22,000 आ रहा है यही आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे अच्छी बात ये है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट की भी, कि यहाँ पर जो आंसर है वो ऑन द स्पॉट टैली हो जाता है। अगर टैली हो गया मतलब हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। अब इस चीज का भी एक लूप होल इंस्टीट्यूट ने निकाल लिया है कि जो बच्चे यहाँ पर आंसर टैली कर लेते थे ना, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में भी ग्रुप 1 में आंसर टैली कर लेते थे, तो इंस्टीट्यूट ने क्लोजिंग बैलेंस देना ही बंद कर दिया। वैसे ही एक और लूप होल इंस्टीट्यूट ने यहाँ सीएफएस में निकाला कि अब इंस्टीट्यूट पूरा सीएफएस नहीं पूछ के इंस्टीट्यूट बोलती है कि बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल दो, बस फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकाल दो, बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल दो। तो अब इंस्टीट्यूट ये लूप होल निकाली है कि बच्चे आंसर टैली कर ले रहे थे, कुछ भी प्लस माइनस करके फाइनल आंसर मैच कर ले रहे थे। तो इंस्टीट्यूट ने कहा हम पूरा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, हम एक पार्ट पूछेंगे, और जो पार्ट पूछेंगे वो इतना टफ पूछेंगे कि एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के बराबर होगा। और अभी जब मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा तो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अननेसेसरी बच्चे हाइप क्रिएट करते हैं ना, मैं क्या बताऊं। बच्चे भी क्या, कुछ टीचर्स भी हाइप क्रिएट करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करा पाए, बताओ। ऐसा थोड़ी होता है बच्चों, ऐसे नहीं होता। ईजी सा क्वेश्चन है, आपको उसको ईजी लेना है। आप जितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे एक बार में आपका आंसर आएगा। इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ओके। हाइप मत क्रिएट करो, किसी क्वेश्चन को जबरदस्ती वेटेज मत दो कि यार ये टफ क्वेश्चन है। अरे कुछ टफ नहीं होता यार, सब कॉन्सेप्ट्स की बात है। होते हैं कुछ क्वेश्चन टफ जो कि कॉन्सेप्चुअली हाई होते हैं, और जब हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक हो, अगर हमने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं किया है तो वो हमको टफ लग सकते हैं। तो मैं भी जब स्टूडेंट था मेरे को चीज़ें टफ लगती थी, फिर थोड़े पॉइंट के बाद मेरे को समझ में आया कि यार इट्स ऑल अबाउट रिवीजन। 3-4 बार रिवीजन कर लोगे तो वही टफ चीज़ ईजी लगने लग जाती है। मेरे साथ इनकम टैक्स में होता था ये चीज़ बहुत ज़्यादा। चलो देखो नोट, इफ सेल्स आर मिसिंग एंड जीपी रेशियो इज गिवन, यू कैन फाइंड इट बाय अप्लाइंग जीपी अपॉन जीपी रेशियो इनटू 100। तो बोल रहा है अगर सेल्स आपकी गायब है और आपको क्वेश्चन में जीपी रेशियो गिवन है और जीपी भी गिवन है, तो आप सेल्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन भी है ना, हमने किया है क्वेश्चन सॉल्व, इसका कॉर्पोरेट अकाउंट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, और तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक में भी है। क्लास में जितने सारे क्वेश्चन किए उसमें बहुत सारे में था। तो मान लो आपका 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन ने बता दिया जीपी रेशियो जो है वो 10% का है। और जीपी रेशियो बच्चों कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब सेल्स पे निकलता है। जीपी रेशियो, रेशियो एनालिसिस चैप्टर में हमने पढ़ा है, सेल्स पे निकलता है जीपी रेशियो अगर कुछ नहीं गिवन है तो, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी जो भी सेल्स है उसका 10% जो है वो 1 लाख है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या आप सेल्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10%, तो ये 10 लाख रुपए आपकी क्या आ गई, सेल्स आ गई। तो इस तरीके से आप सेल्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नोट, इफ डिविडेंड इनकम इज गिवन देन कंसिडर डिविडेंड रिसीव्ड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन सीएफएस एट नेट ऑफ टीटीएस। तो बोल रहा है अगर आपके क्वेश्चन में शब्द लिखा रहेगा डिविडेंड इनकम, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में शब्द लिखा रहेगा डिविडेंड इनकम और क्वेश्चन में टीडीएस गिवन है, तो टीडीएस माइनस करके लेना, टीडीएस माइनस करके डिविडेंड रिसीव्ड निकाल लेना। मैं आपको बताता हूं, अगर क्वेश्चन में डिविडेंड रिसीव्ड दिया हुआ है तो जैसा दिया हुआ है वैसा ही ले लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। टीडीएस दिया रहेगा तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड दिया है एज इट इज उठा के पटक दो क्वेश्चन में। पर अगर
डिविडेंड रिसीव्ड नहीं दिया है, आपको दिया है डिविडेंड इनकम, तो उसमें से आपको टीडीएस माइनस करना है, तब आपका आएगा डिविडेंड रिसीव्ड और वो आपको लेना है। आपको पता होगा इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा ग्रुप 1 के अंदर कि डिविडेंड इनकम में टीडीएस डिडक्ट होता है। कंपनी डिविडेंड में टीडीएस डिडक्ट करके पे आउट करती है आपको। तो आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उसमें टीडीएस माइनस होके आएगा, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कितना कैश मिला उस बारे में बातें कर रहे हैं। तो कैश कितना मिला बच्चों? डिविडेंड रिसीव्ड। और वो कैसे आएगा? अगर शब्द यूज हुआ है डिविडेंड इनकम तो उसमें से टीडीएस माइनस करके लेना। ठीक है, ओके भैया। नोट, इफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर इज मिसिंग देन प्रिपेयर डेटर अकाउंट टू फाइंड इट आउट। तो सिंपल है बच्चों, डेटर्स अकाउंट बनाओ और डेटर्स का बैलेंसिंग फिगर निकाल लो जो कि आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ जाएगा। और ये रहा डेटर्स का अकाउंट, ऐसा दिखता है। ओके भैया 11th क्लास से देख रहे हैं, नहीं फिर से देख लो भैया, फाउंडेशन से देख रहे हैं भैया, फिर से देख लो भैया, इंटर में ग्रुप 1 में भी देखें, अरे एक बार और देख लो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, तो गिवन ही होगा क्वेश्चन में। क्रेडिट सेल्स गिवन होगी, ये नहीं गिवन होगी तो कुछ निकालने का तरीका दिया होगा। बैड डेट्स गिवन होगा, बीआर कितने का बन गया वो गिवन होगा, कुछ सेल्स रिटर्न होगा वो गिवन होगा, जरूरी नहीं सारे आइटम गिवन हो। और फिर आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, जो निकालने के लिए आपने इतना मेहनत किया। ठीक है, ओके। अगर पेमेंट टू क्रेडिटर मिसिंग है तो क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेना, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट परचेज। ठीक है, परचेज रिटर्न दिया होगा तो वो ले लेना, बिल्स पेबल दिया होगा वो ले लेना, और ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। हो सकता है कुछ डिस्काउंट भी गिवन हो, तो डेटर्स के केस में अगर डिस्काउंट गिवन है मतलब हमने डेटर्स को डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, डेटर्स का बैलेंस यहाँ पर कम हो जाएगा, यानी कि बाय डिस्काउंट। एंट्री बोलो एक बार, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डिस्काउंट हमारे लिए खर्चा है, हम डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हमारे लिए खर्चा है, तो डिस्काउंट भी हो सकता है, और क्रेडिटर्स हमको भी डिस्काउंट दे सकते हैं, तो वो हमारे लिए इनकम है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। डिस्काउंट क्रेडिट होगा क्योंकि वो हमारे लिए इनकम हो गई ना। क्रेडिटर अगर मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो मेरे लिए इनकम है, तो वो मेरे लिए इनकम है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, यस, चलो नेक्स्ट। और बच्चों बताना रिवीजन कैसा लग रहा है बच्चों? रात के 3 बज रहे हैं, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जेन्युइनली रात के 3 बजे हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से, क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि आप मुझे बताओ कि आपको रिवीजन कैसा लग रहा है, क्या ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हो रहा है? देखो जैसे मैं यहाँ पर क्लॉक ओपन करता हूँ, ये क्लॉक में इतनी सारी जगहों के नाम क्यों दिख रहे हैं? सैन फ्रांसिस्को, लंदन, मॉस्को। इंडिया का टाइमर कहाँ है? ये देखो 2:38 बच्चों, 2:38 हो रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, तो दैट्स वाई आई वॉन्ट कि आप मुझे बस इतना बताओ कैसा लग रहा है आपको रिवीजन, ठीक है, मुझे बताना, लेट मी नो। नेक्स्ट नोट, इफ क्रेडिट परचेज आर मिसिंग यू कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग COGS फॉर्मूला और प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। तो मान लो अगर क्रेडिट परचेजेस गायब है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? COGS का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे COGS निकल जाएगा, और सॉरी इससे क्रेडिट परचेज निकल जाएगा, ठीक है, या फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लो और उससे बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, परचेजेस, ठीक है, तो दोनों का मतलब वैसे सेम ही होता है। नेक्स्ट नोट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स टू इक्विटी शेयर डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो। आपको पता है, अगर यही वाला पॉइंट अभी आएगा भी ना, जो लास्ट क्वेश्चन अभी न्यू सिलेबस में आया है, जबरदस्त क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली आप देखोगे तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो निकाल लेगा कॉन्फिडेंटली, नहीं तो बाकी बच्चे तो अटके रह जाएंगे उसमें। तो अगर आपके डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसमें कोई कैश इन्वॉल्व थोड़ी हो रहा है। 1 लाख के डिबेंचर थे, उनको हमने इक्विटी शेयर पकड़ा दिया, तो उसमें कोई कैश थोड़ी जा रहा है हमारा। नोट, अगर एडवांस टैक्स पेड है और वो क्वेश्चन में गिवन है तो उसको एज अ टैक्स पेड आप कंसिडर करना। नोट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मे बी रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अगर क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन दे। कौन सी इन्फॉर्मेशन दे? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का देके रखा है, और नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया टैक्स पेड या टैक्स प्रोवाइडेड। ध्यान से सुनो, अगर टैक्स पेड लिखा है इसका मतलब वो पेमेंट है, और अगर टैक्स प्रोवाइडेड लिखा है, प्रोवाइडेड, या फिर टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर लिखा है, तो इसका मतलब वो करेंट ईयर का टैक्स है जो हमने PNL में डाला होगा, वो पेमेंट नहीं है, वो
पेमेंट नहीं है। टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब आपने किसी को टैक्स प्रोवाइड किया। नहीं 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 नहीं, टैक्स प्रोवाइड बच्चे सोचते हैं हमने किसी को कैश दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है बच्चों। टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपने बनाया, ठीक है, और टैक्स पेड मतलब जो आपने पेमेंट किया। तो दोनों में से कोई भी एडजस्टमेंट दी हो सकती है। तो सिंपल है, प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा। अगर टैक्स पेड दिया है तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट साइड लिखो तो पीएनएल आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और टैक्स प्रोवाइडेड लिखा हुआ है तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और यहाँ पर टैक्स पेड एज अ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। दोनों की जरूरत पड़ती है बच्चों। ये वाला जो पीएनएल का बैलेंस है ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के काम आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एनपीबीटी निकालने के काम आता है, प्लस होता है वहां पर। और ये जो टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से माइनस होता है, तो ये दोनों काम आता है। अब भैया अगर ये इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है तो सिंपल है बच्चों, मान लो आपका ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 है। तो इसका सिंपल मतलब ये है, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख मतलब वो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है, इस साल की उसकी पेमेंट होगी। आपको पता है ना, पिछले साल का टैक्स, पिछले साल का 31 मार्च तक का टैक्स हम लोग इस साल पे करते हैं, ठीक है, जब भी रिटर्न की आपकी फाइलिंग की ड्यू डेट होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो पिछले साल का टैक्स इस साल हम पेड मान लेंगे 1 लाख, और इस साल का प्रोविजन फॉर इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो पक्का हमारा इस साल का टैक्स का प्रोविजन होगा। इस साल का टैक्स का प्रोविजन हमारा वो बन गया, क्लोजिंग बैलेंस बन गया, और जो ओपनिंग बैलेंस था वो इस साल हमने पे किया होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो पिछले साल का, ध्यान से सुनो ध्यान से, ओपनिंग बैलेंस जो है वो पिछले साल का प्रोविजन है तो हम इस साल उसको पेड मानेंगे, इस साल हम उसको पेड मानेंगे। और जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग, वो हम इस साल का टैक्स प्रोविजन मानेंगे। इस साल का टैक्स प्रोविजन कब? जब ये एडजस्टमेंट्स नहीं दी है क्वेश्चन में, जब ये एडजस्टमेंट नहीं दी है क्वेश्चन में, तो पिछले साल का प्रोविजन इस साल पेड मानेंगे, और इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन का वो हम इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स मानेंगे और उसको एनपीबीटी में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ओके भैया, नेक्स्ट बच्चों सीएफएस अंडर इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना, एकदम फीलिंग आ रही है कि हाँ एग्जाम आने वाला है। ऑब्वियसली भैया रिवीजन देख रहे हो, देखो तुम लोग रिवीजन देख रहे हो मतलब आपका एग्जाम पास है, ओके, आपका एग्जाम पास है। 3 महीने पहले भी देख रहे हो तो भी एग्जाम पास ही है। 3 महीना कोई टाइम होता है क्या? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तुम लोग रिवीजन कब देख रहे हो डिपेंड करता है, पर तुम्हारा एग्जाम बहुत पास है। तो देखो जैसे तुम रात रात भर जग कर एग्जाम टाइम में मेहनत करते हो, मैं भी किया करता था, मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं सीए इंटर में था, सीए फाइनल में था, फाउंडेशन में तो मैंने उतने एफर्ट्स कभी लगाए नहीं, पर इंटरमीडिएट फाइनल में मैंने लगाया एफर्ट्स। तो रात रात भर पढ़ता था, सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक पढ़ता था, फिर सो जाता था, फिर 5-6 घंटे की नींद के बाद फिर से उठ के पढ़ने लग जाता था। ये मेरा रूटीन होता था फाइनल के टाइम में, प्रॉपर लास्ट के 4 मंथ्स। और अगर तुम मेरे से पूछोगे तो मैंने जेन्युइनली, अब लोग ऐसा हाइप कर देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, भैया आपने निकाल लिया तो आप बहुत पढ़े होगे, बहुत पढ़े होगे। मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, मैं सिंसियरली लास्ट के 4 मंथ्स ही पढ़ा हूँ। लास्ट के 4 मंथ ही मैं एकदम रगड़ के पढ़ाई किया, एकदम पूरा जी जान लगा के, लास्ट के 4 मंथ्स, ठीक है। और इसीलिए शायद मैं बोलूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल भी गया, क्यों लास्ट का 4 मंथ आउटपुट आपका डिसाइड करेगा। तो वैसे ही बच्चों, अभी आप रिवीजन देख रहे हो, मतलब अभी आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा होगा, क्योंकि आप रिवीजन देख रहे हो, तो अपना 100% दो, ठीक है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर इनडायरेक्ट मेथड, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चेंज होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकालना पड़ेगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। तो एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम आपको निकालना पड़ेगा। उसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ देखी है, देखो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। सबसे पहले आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लो, और उसमें से आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस कर दो। ध्यान से सीखो ये, क्योंकि ये सेम चीज फंड फ्लो स्टेटमेंट में काम आएगी, ठीक है। अब इसमें आप वापस से ऐड बैक कर देना कोई प्रपोज डिविडेंड जो कि प्रीवियस ईयर का होगा, या फिर इंटरिम डिविडेंड जो आपने माइनस किया होगा, वो ऐड कर दो। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम हमको निकालना है। तो ये जो हमारा पीएनएल का बैलेंस होता है ना, वो सब चीजें माइनस वाइनस करने के बाद आता है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें माइनस हो चुकी होगी, तो इसको हमको वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो कोई प्रपोज डिविडेंड है, जनरली प्रीवियस ईयर का हम लोग मान लेते हैं प्रपोज डिविडेंड जो इस साल पे हुआ होगा, पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे हुआ होगा, इस साल का डिविडेंड अगले साल पे होगा, ऐसे ही होता है। एजीएम आती है ना, पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर होता है, फिर एजीएम आती है, अप्रूव होता है, फिर पे होता है। तो जनरली पिछले साल का डिविडेंड इस साल ही पे होता है, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड ऐड बैक कर देना, और कोई इंटरिम डिविडेंड मतलब इसी साल डिक्लेयर करके पे कर देते हो, वो भी ऐड बैक कर लेना। अगर आपने कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया है,
आपकी बैलेंस शीट में आप चेक करना, अगर आपका रिजर्व 40,000 का था 60,000 का हो गया, मतलब 20,000 बढ़ गया, तो ये क्यों बढ़ा? आपने ट्रांसफर किया होगा रिजर्व में पैसा, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया तो समझ जाओ कि वो पैसा पीएनएल से ही ट्रांसफर हुआ होगा, तो वो ऐड बैक कर लेना। कोई आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ किया है पीएनएल से, वो ऐड बैक कर लेना। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर्स। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है वो आप ऐड बैक कर लेना, और कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है वो ऐड बैक कर लेना। ये तो होगा ही होगा, कोई क्यों बोल रहा हूं मैं, ये तो पक्का होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर वाला ऐड बैक कर लेना। ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ओके भैया, अब ये एनपीबीटी से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम में आपको वो सारे आइटम्स को रिवर्स करना है जो कि नॉन कैश आइटम है या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ऐसे आइटम जो या तो नॉन कैश है जैसे कि डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन, या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेड वगैरह। तो ये आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो वो सारे आइटम्स आपको रिवर्स करने हैं। प्लस की हो तो माइनस करना है, माइनस करते हो तो प्लस करना है। ठीक है, तो देखो, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। तो डेप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन वापस ऐड बैक करोगे, पीएनएल में माइनस होता है, ये एक नॉन कैश आइटम है। इंटरेस्ट पेड एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो यहां से वापस ऐड करो, यहां से हटाओ। फॉरेन एक्सचेंज लॉस, मैंने आपको बोला ऐड करो, अगर लॉस है तो, प्रॉफिट है तो माइनस। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, तो अगर आपको फिक्स एसेट में लॉस ऑन सेल हुआ है, मतलब फिक्स एसेट आपने बेचा तो उसके कारण आपको लॉस हुआ है, तो ऐड करो। क्यों? क्योंकि ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट में भी। लेस एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, लेस होगा। क्या क्या? रेंट रिसीव्ड, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट अर्नड प्लस हुआ होगा, हटाओ यहां से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, यहां से हटाओ, प्लस हुआ होगा, माइनस कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल हटाओ यहां से, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वहां पर आएगा। तो इसके बाद आपका आ जाएगा बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहां पर आपको वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंजेस है वो प्लस माइनस करना है। तो अगर आपका करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है मतलब आप उधार में काम कर रहे हो। करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब आप उधार में काम कर रहे हो। सिंपल शब्दों में एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर आपका करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो ऐसे सोचो कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया। करंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब ऐसे ही सोचो कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया, तो उससे आपके पास कैश आया ना? आया कि नहीं आया कैश? तो उसको आप ऐड कर लो। मैं बच्चों को ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे ही याद कर लो कि करंट लायबिलिटी का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बस याद करने का तरीका ये, लॉजिक समझाने का भी टाइम नहीं है ना। याद करने का तरीका ये है, करंट लायबिलिटी का मतलब सोच लो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब आपके पास पैसा आया। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा मतलब आपने कैश निकाला, तो इससे आपका पैसा बढ़ा। डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब बच्चों आप सोच लो इन्वेंट्री के बारे में। तो अगर इन्वेंट्री कम हो रही है, मतलब कैसे कम हो रही है? बेच रहे हो ना। इन्वेंट्री कम होने का मतलब क्या है? इन्वेंट्री कम हो रही है मतलब आप इन्वेंट्री बेच रहे हो, और इन्वेंट्री बेच रहे हो तो उससे पैसा आएगा, तो अगेन ऐड होता है। तो ये दोनों आइटम ऐड होता है। कौन सा आइटम लेस होता है? आपका करंट एसेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका इन्वेंट्री बढ़ रहा है। इन्वेंट्री बढ़ता कब है? जब आप खरीद के लाते हो। खरीदोगे कैसे? कैश देके खरीदोगे, कैश देके खरीदोगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप कैश देके खरीद रहे हो तो उससे आपका कैश कम हो रहा है, इसलिए माइनस हो रहा है। और डिक्रीज इन ऑपरेटिंग करेंट लायबिलिटी मतलब मान लो आपके क्रेडिटर्स, तो आप अपने क्रेडिटर्स को क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो, या अपना बैंक ओवरड्राफ्ट मान लो, वही मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब आप अपना बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे कर रहे हो। आप अपना बैंक ओवरड्राफ्ट रीपे कर रहे हो, इसलिए कम हो रहा है। तो आपका कैश जा रहा है, इसलिए वो माइनस होता है। ठीक है, तो इससे आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आप इनकम टैक्स माइनस करोगे क्योंकि वो ऑपरेशन से रिलेटेड है। और कोई मान लो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है तो ऐड कर लोगे, तो ये आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। होप तो अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। तो अब इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेम है। ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड में था वही वाला। नोट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें लेनी है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला तो कैश इन हैंड लोगे ही लोगे ऑब्वियसली। फिर उसके बाद कैश इन बैंक, डिमांड डिपॉजिट दैट इज सेविंग्स और करेंट अकाउंट, इट डज नॉट इंक्लूड फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। तो कैश इन बैंक में बच्चों अगर आपको मल्टीपल चीजें दी है, तो डिमांड डिपॉजिट और करेंट डिपॉजिट ये आपका कैश इन बैंक का पार्ट बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। लेकिन अगर फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट दिया है तो वो कैश इन बैंक यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट नहीं बनेगा, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा।
बैंक ओवरड्राफ्ट अगर पेबल ऑन डिमांड है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट बनेगा, अदरवाइज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी। कैश इक्विवेलेंट्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट that are readily convertible to known amount of cash which are subject to an insignificant risk of change in value। तो ये बच्चों आपको स्पेसिफिकली लिख के बताएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आप चाहो तो अभी जाके मार्केट में बेच सको और जो वैल्यू है वो आपको एग्जैक्टली पता है कि इतने अमाउंट में बिक सकती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें बहुत कम चांसेस है कि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज होगी। ठीक है, जैसे मान लो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट तो मैक्स टू मैक्स 95-98,000 में बिक ही जाएगी। ओके, एकदम नहीं 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 50,000 तक पहुंच गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसी शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो आप चाहो तो अभी जाके उसको बेच सकते हो और आपको नोन अमाउंट पता है कि इतना कैश तो हमको मिल ही जाएगा और बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए उसमें। तो ऐसी वाली जो इन्वेस्टमेंट होगी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म मीन्स रियलाइजेबल विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, एग्जाम्पल आपके टी बिल्स और गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आप 3 महीने के अंदर रियलाइज कर सकते हो। तो दीज आर द आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसके साथ आपका सीएफएस चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट करेंगे। तो 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। ओके, यस भैया, चलो अब हम बच्चों क्वेश्चंस में आते हैं। तो सीएफएस का क्वेश्चन अगर आप देखोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारा टूल्स और फाइनेंशियल एनालिसिस भी हो गया है, सीएफएस भी अब हो ही गया मान लेते हैं। तो देखो दिसंबर 18 में आया, जून 19 में आया, दिसंबर 19 में आया, दिसंबर 21 में कंटिन्यूस 4 अटेम्प्ट में आया, फिर एक रिपीटेड क्वेश्चन आया और फिर एक क्वेश्चन आया। ये दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, जून 23 सिलेबस 22 में आया था। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोग टैली नहीं कर पाओगे। ये क्वेश्चन था सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने का, तो तुम लोग टैली नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो चांसेस है कुछ कुछ एक आध पॉइंट पे गलती करने के चांसेस है, कहीं ना कहीं एग्जाम प्रेशर में गलती कर सकते हो, घर में बैठ के सॉल्व करते हैं तो बन जाता है आराम से, और एग्जाम में प्रेशर होता है ना, तो उतना दिमाग खुल के चल पा रहा है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें। और क्वेश्चन नंबर 3 ही आया था, तो क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो शुरू शुरू में ही आपके सामने आ गया होगा वो क्वेश्चन, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिसंबर 18 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड के ऊपर आया था। वेदिका लिमिटेड ने आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सेल्स फॉर द ईयर टोटल है 96 लाख। कंपनी सेल कर रही है गुड्स सिर्फ कैश में, तो ये 96 लाख का जो सेल है वही आपका बेसिकली बच्चों कैश सेल्स है डायरेक्टली। है देखो, मैं आपको दिखाते भी जाता हूँ। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली 96 लाख, क्योंकि पूरा कैश में ही सेल हो रहा है तो डायरेक्टली काम खत्म, डेटर वाला कोई सीन ही नहीं है। कॉग्स है बच्चों 60% ऑफ सेल्स, सीओजीएस इज योर 60% ऑफ सेल्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री है 20,000 रुपए, मतलब जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री है उससे 20,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये देखो कि जो आपका गुड सोल्ड है वो कितने का है, ध्यान से देखना। आपका गुड सोल्ड है बच्चों 96 लाख का, उसका 60% है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी उसका 60% है आपके खर्चे, तो इसका 60% खर्चा 57.6 आ गया, 57.6 आ गया। अब ये बताओ कि ओपनिंग इन्वेंट्री के कंपैरिजन में क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा है, ओपनिंग इन्वेंट्री कंपैरिजन में क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा है, मतलब आप इसको ऐसे समझो, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 ज्यादा है ओपनिंग से, ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है। COGS आपका कितना आया 57,60,000, 0.20 ले लेता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस परचेजेस माइनस एक्स माइनस 0.2। ठीक है, तो ये इस तरफ आएगा और यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57.8 इज इक्वल टू 2x प्लस परचेजेस, ऐसा हो जाएगा। अब मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ ये समझो, मैं निकालना चाह रहा हूँ कि सप्लायर को कितनी पेमेंट करनी है, सप्लायर को कितनी हमको पेमेंट करनी है, मैं वो निकालना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखो ये जो 2x है आपका, 2x ध्यान से समझना, ये आपका स्टॉक का है बेसिकली। एक मिनट, सॉरी सॉरी, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ करेक्ट, ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो परचेजेस का वैल्यू आपका आ गया 57.8। ओके भैया, रात हो गई तो शायद आपको नींद आ रही हो, नहीं बेटा नींद नहीं आ रही है, कभी कभी तो हो जाता है ना गलती, कोई बात नहीं इंसान से। तो ये समझो COGS का फॉर्मूला क्या है,
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीओजीएस के अंदर डायरेक्टली इंक्लूडेड है, ये परचेजेस के अंदर इंक्लूडेड है। मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखो एक्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 ज्यादा है, ठीक है। सीओजीएस आपको क्वेश्चन में गिवन है 96 का हमने निकाल लिया 60%, ठीक है। 96 का 60% हमने निकाल लिया, ओके। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस पी, अब ये इधर जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस 0.2 हो जाएगा। तो ये x प्लस में, ये x माइनस में, ये कट गया, ये इधर आके प्लस हो गया, तो परचेजेस आ गई 57.8। इसका मतलब 57.8 आपको सप्लायर को वेजेस को पे करना है, सप्लायर वेजेस इन लोग को पे करना है, ठीक है। ओके भैया, फिर उसके बाद देखो टैक्स पेड है 7 लाख रुपए, तो ये तो हम लोग डायरेक्टली माइनस दिखा देंगे टैक्स पेड, ओके। ऑपरेटिंग में लास्ट में माइनस कर देंगे। कुछ अदर एक्सपेंसेस है जिसका टोटल है 21,45,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 31 मार्च यानी कि ओपनिंग है 2017 और क्लोजिंग है 2018, 82 और 91। तो ये एक सिंपल बताओ मेरे को, 82,000 ओपनिंग बैलेंस है लायबिलिटी का, तो क्रेडिट साइड में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। 21,45,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट 21,45,000। तो ये बताओ पेमेंट कितनी आई। पेमेंट आ गई 21,45,000। ये पीएनएल है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये आ जाएगा बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एक्सपेंस का अकाउंट बना दिया ना यहाँ पर मैं, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना आएगा बताओ। अब मान लो अकाउंट नहीं भी बनाना चाहते हो तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ बच्चों। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 82,000, मतलब 82,000 आपको पे करना था साल के शुरुआत में। इस साल आपने इतना खर्चा और कर दिया तो वो ऐड हो जाएगा। इतना आपको ओपनिंग पे करना था और इतना खर्चा आपने इस साल और कर दिया तो वो ऐड हो गया। तो ये आपका टोटल खर्चा जो आपको इस साल पे करना है, माइनस जितना आपने अभी भी पे नहीं किया है 91,000, जितना आपने अभी भी पे नहीं किया है। तो अभी कितना पे कर दिया होगा 21,36,000। तो ये देखो 21,36,000। अब इन दोनों को प्लस कर दो, या आपने सप्लायर को पेमेंट की होगी या आपने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया होगा, ये आपका टोटल पेमेंट आ गया, ठीक है। उसमें से आप टैक्स पेड माइनस कर दोगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा यहाँ पर 9.84, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते जाओ, चलो सॉल्व करते जाओ। नया मशीनरी फर्नीचर 10,50,000 का आपने परचेस किया है। इन ऑल वर परचेस्ड, वन इक्विपमेंट वॉट सोल्ड फॉर 20,000, ठीक है। तो 10,50,000 का परचेस और 20,000 का आपने इक्विपमेंट बेच दिया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक राइट इशू आपने किया 50,000 शेयर 10 रुपए वाले 3 रुपए के प्रीमियम में, और इंटायर मनी रिसीव्ड हुआ एप्लीकेशन के टाइम पे। तो 50,000 इंटू 10+3 यानी कि 13 रुपए, 50,000 इंटू 13 रुपए। डिविडेंड 4 लाख रुपए आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा। कैश इन हैंड और एट बैंक ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 2,10,000, 4,14,000। तो देखो यहां पर आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए 50,000 इंटू 13 रुपए, 3 रुपए के प्रीमियम में आपने डिविडेंड पे कर दिया 4 लाख का। तो ये आपके तीनों के बैलेंसेस आ गए। ये आ गया नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग बैलेंस आपने प्लस कर दिया तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। इस वाले पार्ट को आप ऐसे सॉल्व करके दिखा सकते हो, ओके। इस वाले पार्ट को, और ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया होगा, अकाउंट बना के बन सकता है। तो वही इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर भी एज अ वर्किंग दिखाया है। चलो तो इसको आप नोट कर लो। ये सेम क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंट्स में भी आ सकता है ना, आप ये मत सोचना ये एफएम में ही आता है, नहीं। ये तो रिपीट भी नहीं हुआ एक बार भी, बस आया कॉर्पोरेट अकाउंट्स में अब आ सकता है। ओके भैया, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ये देखो ये कौन सा क्वेश्चन है। हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो द फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कोडिएक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। बैलेंस शीट आपको देके रखी है यहाँ पर। बैलेंस शीट में कई सारे आइटम हैं जो आपको काम में आएंगे, ठीक है। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन देखो चेंज हुआ है तो काम आएगा। क्रेडिटर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में काम आएगा। डेटर स्टॉक ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में काम आएगा। फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लास्ट में काम आएगा। सेल्स देके रखी बच्चों, इसमें से आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया, ये सारे आपके एक्सपेंसेस है, ये सब आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आएगा, ठीक है। तो ये आपके आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही चाहिए होता है ना हमको, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये देखो टैक्स यहाँ माइनस हुआ है ना, इनकम टैक्स यहाँ माइनस हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये यहाँ कैसे आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है,
तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए हमको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कोडियाक लिमिटेड ने डिविडेंड पे किया 9 लाख रुपए का इस साल के दौरान, आपको सीएफएस बनाना है। ओके, चलो देखो। तो सबसे पहले ये देखो बच्चों, 2950 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसमें आप ऐड बैक कर दोगे डेप्रीसिएशन 1000 रुपए का, ये देखो, और जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो भी ऐड बैक करोगे। क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट दोनों माइनस हुआ है, एक नॉन कैश आइटम है, एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो अब दोनों ऐड बैक कर दो। ये देखो इंटरेस्ट पेड ऐड बैक हो गया। इसके अलावा बच्चों एक डिविडेंड आपको मिला है, ओ हो, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, आप ऐड करके रखे हो तो माइनस कर दो, तो माइनस कर दो डिविडेंड, ये देखो आपने माइनस कर दिया, तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपका स्टॉक बच्चों कम हुआ है, मतलब आपने खरीदा है, तो सॉरी स्टॉक कम हुआ मतलब आपने बेचा है, तो ये प्लस हो जाएगा। डेटर कम हुआ मतलब उनसे पैसा मिल गया, डेटर्स का बैलेंस कम हुआ मतलब डेटर्स ने मुझे पैसा दिया, तो वो भी प्लस होगा। क्रेडिटर बढ़ रहे हैं तो ऐसा सोचो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है मतलब मैं पैसा उठा रहा हूँ बैंक से, तो ये भी प्लस होगा। ये तीनों प्लस हो गया। इनकम टैक्स जो आपका पेड यहाँ पर दिया हुआ था 1300, वो आप यहाँ पर माइनस कर दोगे, तो ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद परचेज ऑफ फिक्स एसेट बच्चों फिक्स एसेट का ना ओपनिंग बैलेंस आप देखोगे तो 8500 है, इस पे 1000 रुपए का डेप्रीशिएशन लग चुका है, तो 8500 ओपनिंग बैलेंस था, 1000 का डेप्रीशिएशन लगने के बाद क्लोजिंग बैलेंस 7500 होना चाहिए था कायदे से, पर क्लोजिंग बैलेंस 7500 ना होके 10500 है। तो ये जो 7500 का बैलेंस 10500 हुआ, ये कैसे हुआ? हमने 3000 का एसेट परचेज किया। ओके, यस भैया। इसके अलावा हमको डिविडेंड रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट में 250, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। 2750 नेगेटिव। अब देखो हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया है 500 का, वो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था। 5000 से 5500 हो गया, तो हमने लोन लिया है। इंटरेस्ट हमने पे किया 700 का, पीएनएल में जो था ऊपर हमने एडजस्ट किया, यहाँ माइनस करेंगे। हमने डिविडेंड भी पे किया 900 का, एडजस्टमेंट में गिवन है, ठीक है, ओके। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि जो आपने डिविडेंड पे किया वो आपने एडजस्टमेंट ऑफ एनपीबीटी में क्यों नहीं लिया? तो मैंने कहा बच्चों क्या यहाँ पर डिविडेंड माइनस हुआ है, बताओ ना, क्या यहाँ पर डिविडेंड पेड माइनस हुआ है? क्या यहाँ पर डिविडेंड पेड माइनस हुआ है? नहीं। तो जो माइनस ही नहीं हुआ उसको ऐड बैक क्यों करोगे? तो जो माइनस ही नहीं हुआ उसको ऐड बैक क्यों करोगे? तो ऐसी बात मेरे से मत पूछना कि यहाँ पर आपने प्लस क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि माइनस ही नहीं हुआ था। बच्चों सोचो ना, जब हम लोगों को एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिए रहती है और हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस यूज करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस करते हैं, और वहां पर जो हम लोग डिफरेंस से क्वेश्चन का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, वहां पर सारे आइटम एडजस्ट होने के बाद वो बैलेंस शीट गया होता है। जितने आइटम होते हैं सबकी एडजस्टमेंट हो जाती है, रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, डिविडेंड बढ़ जाता है, उसके बाद वो आइटम जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, इसलिए वहां पर सारी एडजस्टमेंट्स होती है। यहां पर तो हमने सीधा पीएनएल अकाउंट से एनपीबीटी उठा लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो एक बात बताओ, डिविडेंड टैक्स पटाने के बाद पे होता है ना, डिविडेंड जो है वो टैक्स भी पे करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिविडेंड पे होता है। तो खुद कॉमन सेंस लगाओ, ये जो डिविडेंड है वो इसमें से माइनस हुआ ही नहीं है, तो ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। ओके, यस। तो ये आपका बच्चों आ गया नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ गया। इसमें आप ओपनिंग कैश एंड कैश प्लस कर दोगे तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। ओपनिंग था 300, क्लोजिंग है 350। बस ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, एडजस्टमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। तुम बोलोगे भैया इससे खौफनाक क्वेश्चन हमने कॉर्पोरेट अकाउंट्स में सॉल्व किए हैं क्लास में। यस यू आर राइट, पर एग्जाम में उतने खौफनाक क्वेश्चन आते नहीं है। मैं क्या, मेरी अप्रोच क्या है, इस लेवल के क्वेश्चन करा दूं तुम लोग को, ताकि इस लेवल के क्वेश्चन तो आप यू झेल लोगे। ओके, चलो इसको नोट करो प्यार से। ओके भैया, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है जो कि इंस्टीट्यूट ने थोड़े से एम्बिग्यूअस बना के सॉल्व किए हैं। सॉल्यूशन एम्बिग्यूअस है, क्वेश्चन एम्बिग्यूअस नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि इससे रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से एम्बिग्यूअस हैं और पूरे इसके भाई हैं उन लोग, इसलिए इसको ध्यान से समझो। शली कोला IND लिमिटेड एक हैज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देखो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड पेड आपको गिवन है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी ध्यान से समझो, अगेन
यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट देके रखा है ये बैलेंस शीट वाला नहीं है, ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है। तो ध्यान से समझना, कॉमन सेंस लगाओ, ये बैलेंस शीट वाला क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं है, ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, यानी कि ये पैट देके रखा है आपको। क्या देके रखा है? पैट देके रखा है, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसमें से गलती से भी ये डिविडेंड एडजस्ट मत कर लेना एनपीबीटी निकालने के लिए। एनपीबीटी निकालने के लिए इस डिविडेंड को एडजस्ट मत करना, ये पॉइंट है, इसको ध्यान से रखो, इसको ध्यान देके रखो, अपने नोट्स में ऐड कर लो भले। जब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर डायरेक्टली गिवन है तो उस पर डिविडेंड की एडजस्टमेंट नहीं करना, ये पैट देके रखा है, पैट से डिविडेंड माइनस होता है, ठीक है। तो जब बैलेंस शीट वाली एडजस्टमेंट दी रहती है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तब हमको ये करना होता है, क्योंकि बैलेंस शीट में सब माइनस माइनस होके फाइनल अमाउंट जाता है, ठीक है। ओके, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर, ये हम ऐड कर लेंगे एनपीबीटी निकालने के लिए। ये इनकम टैक्स एक्चुअली पेड दिया हुआ है आपको। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 60 दिया है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड 250 दिया है, तो इसको यूज करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकल जाएगा। डेप्रीशिएशन जो हमने पीएनएल में चार्ज किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, ड्यू मतलब एक्रूअल बेसिस पे, ये करंट ईयर का इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, करंट ईयर का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो दिया हुआ है। ध्यान से देखो, ड्यू दिया हुआ है ना, ड्यू, ड्यू मतलब इस साल का ड्यू, मतलब ये वाला नहीं, ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये नहीं बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू ड्यूरिंग द ईयर मतलब इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हुआ, इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हुआ, उसमें से हमने कितना पे किया, ठीक है। तो ये हमने ज्यादा पे किया, हो सकता है पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग हो, बैलेंस शीट तो दिया नहीं है। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस को हटा के, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट ही हमारे इस केस में नहीं है, कि सीएफएस के केस में फिक्स एसेट हमने खरीदा, ओपनिंग कैश एंड कैश और क्लोजिंग कैश एंड कैश आपको गिवन है, ठीक है। चलो, तो जैसा क्वेश्चन दिया है सिंपल सोबर सोचना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं, आइटम्स को उठाना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमको पैट दिया है, उसमें आप टैक्स ऐड कर दो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके रखा है, उसमें टैक्स फॉर द ईयर ऐड करना, टैक्स पेड मत ऐड करना, टैक्स फॉर द ईयर मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स जो गिवन है, तो ये आ गया। इसमें आप एडजस्टमेंट करोगे जितना आपने डेप्रीशिएशन चार्ज किया, लॉस ऑन सेल आप वापस से एड बैक करोगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप माइनस करोगे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू, इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू मतलब करेंट ईयर का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो ड्यू के नाम से आपको क्वेश्चन में गिवन है, ड्यू फॉर द ईयर आपको जो गिवन है वो आप यहां पर एड बैक करोगे, क्योंकि ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपको क्वेश्चन ने बताया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और बच्चों इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब हमारा पैसा लगा वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल बढ़ा, उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा पैसा वर्किंग कैपिटल में लगा, तो हमारा पैसा लगा मतलब हमारा पैसा गया, तो ये माइनस होगा। तो ये आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें से आप इनकम टैक्स पेड, पेड जो आपको यहाँ पर दिया है 6300 पेड दे के रखा है, क्या दे के रखा है, पेड दे के रखा है, वो आप माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ओके, फिर आ जाओगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बच्चों आपने एसेट जो बेची है वो उस एसेट की जो बुक वैल्यू थी वो 250 थी, आपने 60 रुपए के लॉस में बेची है, तो 250 माइनस 60। जो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा उसकी बुक वैल्यू है 40,650, आपने 150 के प्रॉफिट में बेची तो प्लस कर दो, 40,650 का बुक वैल्यू है, 150 के प्रॉफिट में बेचे हो तो प्लस कर दो ना, प्लस कर दो, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की प्लस हो गया। और आपने फिक्स एसेट जो खरीदा वो डायरेक्टली गिवन है 840, ये देखो, तो वो आप माइनस कर दोगे, तो ये आ गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके भैया, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने इंटरेस्ट जो पे किया, जो एक्चुअली पे किया 15,780, वो कैश आउटफ्लो है, तो वो आप माइनस करोगे, ये देखो ये। फिर उसके बाद डिविडेंड आपने पे किया 10,000 का, वो आप माइनस करोगे, डिविडेंड पेड सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, ये देखो, वो आप माइनस करोगे, तो ये आपका आ गया नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों का आप निकालोगे तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट्स आएगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1032 दिया है, और क्लोजिंग 12,912, 0.5 इंस्टीट्यूट ने नहीं कंसिडर किया, आपको करना है कंसिडर, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, सारे आइटम्स बच्चों डायरेक्टली गिवन है, कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। चलो इसको नोट कर लो फास्ट। ओके भैया, चलो डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 और 54 दोनों सिमिलर क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको कराता हूँ, और जो अभी आपने क्वेश्चन किया उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, वही सारी सेम चीज़ें लिखी जो पिछले क्वेश्चन में डेटा है देखो, पर कुछ चीज़ें अलग हैं। नेट प्रॉफिट है, सेम डिविडेंड पेड आपको दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, इनकम टैक्स पेड दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल दिया है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेल पे भी लॉस ही हुआ है आपको, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड बताया है, डेप्रीशिएशन जो पीएनएल में चार्ज हुआ वो बताया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताई है। अब पॉइंट क्या था यहाँ पर समझना, देखो वैसे तो आप ये वाला आंसर एग्जाम में वैसे भी प्लस माइनस करके जैसे तैसे ले आते, ठीक है, जैसे तैसे आप प्लस माइनस करके एग्जाम में भी वाला आंसर आप मैनेज कर लेते। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये हुई है, देखो इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको बता के रखा है 145 लाख का, ठीक है, आपका इंटरेस्ट पे हुआ है, और बाकी वही है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, परचेज है, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर आपको बता के रखा है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हुआ क्या, देखो सारी चीजें सेम है, सब कुछ सेम है। देखो हमने प्रॉफिट लिया, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस किया, 380 आया, हमने डेप्रीशिएशन लिया, इसलिए मैंने वो सेम क्वेश्चन लिखा भी यहाँ पर उसका सॉल्यूशन, ताकि मैं कंपेयर करके दिखा सकूं। लॉस ऑन सेल हमने लिया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेल में भी लॉस ही हुआ हमको, फिर उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल जो इंक्रीज हुआ वो माइनस किया, टैक्स यहाँ पर माइनस किया 60 का, तो ये आपका 70 आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप अगर देखोगे मैंने बस एक चीज नहीं ली है यहाँ पर, और वो है आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट का एक्सपेंस गिवन ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट पेड गिवन था यहाँ पर क्वेश्चन में, आपको इंटरेस्ट ड्यू फॉर द ईयर बताया ही नहीं, इंटरेस्ट पेड बताया। तो आप बोलोगे भैया मैं एज्यूम करूंगा ना, मैंने कहा क्या भैया, मैं एज्यूम करूंगा कि यही मेरा इंटरेस्ट पेड है और इंटरेस्ट ड्यू है साल का। मैंने बोला 100%, मैं भी यही एज्यूम करता, 100% मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं भी यही एज्यूम करता कि इंटरेस्ट पेड है, वही ड्यू है, वही इस साल का इंटरेस्ट है जो हमने पे किया, इसी साल का इंटरेस्ट हमने पे किया। पर इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं किया बच्चों। देखो फिर आप यहाँ सेल ऑफ एसेट लोगे, 10 लाख का आपका एसेट है, लैक्स में ना अमाउंट, अच्छा डायरेक्टली है, 10 का एसेट है, 2 का लॉस हुआ यानी कि 8 में सेल हुआ है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की आपकी वैल्यू थी 306 जो कि 3 के लॉस में सेल हुआ यानी कि 303 में सेल हुआ। आपने फिक्स एसेट परचेज किए 18 के, ये देखो 18 का, और इन्वेस्टमेंट किया जॉइंट वेंचर में 105 का, ठीक है, तो ये 188 आएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की मैं बात करूं तो आपने इंटरेस्ट पे किया 145, वो यहाँ पर आएगा क्योंकि इंटरेस्ट पेड है। डिविडेंड आपने पे किया 95 का, वो भी यहाँ पर आएगा सेकेंड लाइन में, ये देखो 95 का डिविडेंड जो पे हुआ है, तो टोटल 240 नेगेटिव। तो इससे आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 18 आएगा, 70 प्लस 188 माइनस 240 18 आएगा, उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आप 12 प्लस करोगे तो ये क्लोजिंग आ गया 30। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस अटेम्प्ट में दिया और उसको मॉडिफाई करके दिया, जहां पर इंस्टीट्यूट ने आपका आंसर नहीं टैली होगा अगर आप इंटरेस्ट पेड को इंटरेस्ट ड्यू मान लोगे तो टैली नहीं होगा आपका आंसर, नहीं टैली होगा आपका आंसर। अगर आप इंटरेस्ट पेड को इंटरेस्ट ड्यू मान के सॉल्व करते हो तो आपका आंसर टैली नहीं होगा। आप करके देख लो, आप 145 को यहाँ पर एडजस्ट करो, प्लस करो, तो आपका ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर ही मैच नहीं होगा और आपका फाइनल बैलेंस भी मैच नहीं होगा। तो सिंपल शब्दों में इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में बेसिकली नोट जो कि गलत है, जो कि गलत है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर ये क्वेश्चन ऐसा ही है, तो आप प्लस माइनस करके वैसे तो ये आंसर टैली कर लेते, आपको समझ में आ जाता, आपका फाइनल आंसर में 145 का डिफरेंस आता, तो आप समझ जाते कि 145 का इंटरेस्ट पेड इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर लिया नहीं, क्योंकि ऐसा पिछला क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने दिया था वहां पर इंस्टीट्यूट ने इंटरेस्ट ड्यू और इंटरेस्ट पेड अलग अलग लिया था, और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ड्यू गायब कर दिया और इंटरेस्ट पेड को सिर्फ यहां पर लेके सॉल्व कर दिया और कहा कि इंटरेस्ट ड्यू नहीं है तो मत लो, इंटरेस्ट ड्यू नहीं है तो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, मत लो, ठीक है, इस तरीके से। तो नोट अंडर सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट डिडेंट कंसिडर्ड द इंटरेस्ट पेड फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट पेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
तो सजेस्टेड आंसर में इंस्टीट्यूट ने कंसिडर नहीं किया इंटरेस्ट पेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बच्चों आंसर भी मैच नहीं होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश फ्लो लिया है वो इस तरीके से लिया है कि आपका आंसर तभी आएगा जब इसका आंसर 70, इसका आंसर 188 और 240। और वैसे तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर सही है बच्चों, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर यहाँ पर गलत है, पर वही लेना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट पेड को आप इंटरेस्ट ड्यू इस क्वेश्चन में नहीं मान सकते। सिमिलर ही क्वेश्चन है, बस वो इंटरेस्ट ड्यू वाली लाइन इस क्वेश्चन से गायब है। आप खुद पढ़ लो एक बार, देख लो, इंटरेस्ट ड्यू वाली आंसर लाइन यहाँ पर गायब है। देखो, नेट प्रॉफिट दिया है, डिविडेंड दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, इनकम टैक्स पेड आपको दिया हुआ है जो हमने लिया, लॉस ऑन सेल दिया है, उसका बुक वैल्यू बताया, डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया वो बताया, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट बताया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताया है, इंटरेस्ट पेड बताया है, ड्यू नहीं बताया, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बताया, फिक्स एसेट परचेज बताया, ज्वाइंट वेंचर की इन्वेस्टमेंट बताई, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इंस्टीट्यूट ने इस आंसर में कंसिडर नहीं किया। ठीक है, और आंसर आ भी नहीं सकता था। आप भी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन करके आओगे, करके आते, तो आप 145 नहीं लेते, तभी आपका आंसर आता। ठीक है, और ये सिमिलर सा क्वेश्चन फिर आया, क्वेश्चन नंबर 54, ये दिसंबर 21 में आया। फिर उसके बाद हाँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आया, देख लो, पूरा 100% सेम है, सारे आइटम्स। इंटरेस्ट पेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, एवरीथिंग इज सेम। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, अगेन सेम आंसर के साथ रिपीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है सीएफएस का, क्वेश्चन नंबर 60। देखो, क्वेश्चन नंबर 60 जब एग्जाम में आया, इंस्टीट्यूट ने बस ये बोला कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताओ। तो यहाँ इट्स ऑल अबाउट बच्चों कि आप कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड से जितना डेटा गिवन है उसको यूज करके आंसर निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ने बताया इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, नॉन करेंट लाइबिलिटी में डिबेंचर्स, करेंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग अंडरराइटिंग कमीशन, अनक्लेम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स और नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप देखो तो 1 अप्रैल 2022 को डिविडेंड इंक्लूडिंग इक्विटी डिविडेंड 35% पे किया गया है। तो 1 अप्रैल 2022 मतलब साल 22-23 में पे किया गया, तो इस साल आएगा। इक्विटी शेयर्स पे 35% डिविडेंड पे किया गया बच्चों, और ऑब्वियसली 1 अप्रैल 22 को पे किया जा रहा है, मतलब यहाँ ओपनिंग बैलेंस पे किया जा रहा है। ठीक है, इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस पे किया जा रहा है, तो 6 लाख का 35% डिविडेंड यहाँ पर पे होगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, डिविडेंड्स पेड इंक्लूडिंग इक्विटी डिविडेंड, मतलब वो इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है कि प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे हुआ होगा। तो 4 लाख का 5% यानी कि 20,000, और ये हो जाएगा 2,10,000, यानी कि टोटल डिविडेंड आया आपका 2,30,000 का। ठीक है, 2,30,000 आपका डिविडेंड आया। ओके, इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन, 1 मई को 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले इशू किए गए पब्लिक को 15 रुपए में, ताकि हम रिडीम कर सके प्रेफरेंस शेयर्स को 5% के प्रीमियम में। कितने प्रेफरेंस शेयर्स वो बताया नहीं है क्वेश्चन ने। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हमने लिखा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, 20,000 शेयर 15 रुपए में इशू हुए। ये देखो, 20,000 इक्विटी शेयर 15 रुपए में इशू हुए। प्रेफरेंस शेयर कितने रिडीम हुए अभी नहीं पता चला है, बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 2022 को 1000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले हमने इशू किए पब्लिक को 150 रुपए में। ठीक है, तो देखो सेकेंड एडजस्टमेंट, हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए 1000 प्रेफरेंस शेयर 150 रुपए में, 1000 प्रेफरेंस शेयर 150 रुपए पर शेयर में हमने पब्लिक को इशू किया। ठीक है, क्यों इशू किया, ताकि हम बायबैक कर सके 15,000 इक्विटी शेयर 15 रुपए में। तो हमको क्या करना था, इक्विटी शेयर्स को बायबैक करना था 15,000 इक्विटी शेयर 15 रुपए में, यानी इतना पैसा चला गया, इतना पैसा आया, इतना पैसा चला गया। भैया ये तो इक्वल नहीं है, अरे तो हमारे पास बाकी कहीं से भी तो कैश होगा, जितनी जरूरत है उतना ही इशू किए, तो ये इशू हुआ, ये रिडेम्पशन हुआ, ये अभी हमको पता ही नहीं है, मैंने आपको नहीं बताया है अभी तक। ठीक है, अब देखो सेम डे पे 50% जो डिबेंचर्स थे वो हमने रिडीम कर दिए 10% प्रीमियम में बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 ईच। तो बच्चों 50% डिबेंचर हमने रिडीम कर दिए, पर हमने उसको कैसे रिडीम किया, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। पर हमने उसी दिन कुछ नए डिबेंचर्स भी इशू किए 100 रुपए वाले। ठीक है, तो अब ये बताओ, डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस था 1.5 लाख। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है 2,75,000। अब देखो यहां पर
ओपनिंग बैलेंस था डिबेंचर्स का 1.5 लाख, हमने 50% डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, तो 50% डिबेंचर ऑफ 1.5 लाख यानी 75,000 के डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए, माइनस हो गया। अब बताओ 1,50,000 के डिबेंचर थे, 75,000 के डिबेंचर रिडीम हो गए, मतलब 75,000 के डिबेंचर बचने चाहिए थे, पर एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस 2,75,000 है। इसका मतलब 75 का बैलेंस होना चाहिए था, 2,75,000 का डिबेंचर है, तो ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा है वही है हमारे नए डिबेंचर जो हमने 100 रुपए में इशू किए हैं। दीज आर अवर न्यू डिबेंचर्स। तो यहां पर मैंने लिख दिया न्यू डिबेंचर्स इशूड 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमको डिबेंचर से मिला। अब प्रेफरेंस शेयर्स का भी मैं बता देता हूं, लगे हाथ। देखो प्रेफरेंस शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। अब देखो 4 लाख का ओपनिंग बैलेंस था बच्चों, हमको क्वेश्चन ने पॉइंट नंबर 3 में बताया कि हमने 1000 प्रेफरेंस शेयर्स, ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए है, एसपीआर लेते नहीं है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं आता, तो 1000 इंटू 150 लेने मत बोल देना, अगर ये लेने बोल रहे हो तो बच्चों आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहिए। ओके, नॉमिनल वैल्यू बस आती है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस 4 लाख का है, 1000 प्रेफरेंस शेयर हमने 100 रुपए वाले इशू किए, 150 में इशू किए, 50 रुपए तो एसपीआर में गया होगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए के हमने इशू किए प्रेफरेंस शेयर्स, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख का है। तो अब ये बताओ 4 लाख प्लस 1 लाख, हमारे 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर होने चाहिए थे, पर हम देख रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस में जाके तो सिर्फ 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है, इसका मतलब 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स 5% के प्रीमियम में रिडीम हुए हैं। पॉइंट नंबर 2 में बोला है ना, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुआ है 5% प्रीमियम में, तो 3 लाख प्लस 5%, 3,15,000 हमारा माइनस में आएगा, हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। ओके, यस। अब इसके बाद बच्चों डिविडेंड पेड मैं बता देता हूँ, डिविडेंड पेड हमने निकाला 2,30,000, ये देखो मैं यहाँ भी लिखा हूँ तुम्हारे लिए, 6 लाख का 35%, 2,10,000 और 4 लाख का 5% 20,000, 2,30,000। पर अब इसमें से कितना कैश आउटफ्लो हुआ, तो अगर आप देखोगे बैलेंस शीट में तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर है 20,000, यानी कि आउटस्टैंडिंग बोल रहा हूँ, सॉरी अनक्लेम्ड। अनक्लेम्ड का मतलब होता है कि हमने तो डिविडेंड अनाउंस कर दिया कि आओ आओ सारे शेयर होल्डर आओ, डिविडेंड लेके जाओ, डिविडेंड लेके जाओ, पर अभी भी 20,000 रुपए के डिविडेंड अनक्लेम्ड है, मतलब अभी तक शेयर होल्डर्स आके 20,000 रुपए का डिविडेंड लेके नहीं गए हैं। तो वैसे तो डिविडेंड हुआ 2,30,000 का, पर अभी तक 20,000 का कैश आउटफ्लो हुआ नहीं है, मतलब एक्चुअल कैश आउटफ्लो हुआ है सिर्फ 2,10,000। ओके, वैसे ही बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो बच्चों 1.5 लाख के ओपनिंग बैलेंस था डिबेंचर का, ये डिबेंचर हमारे पास 6 महीने रहे, ये देखो 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक, तो हमने 12% इंटरेस्ट निकाल लिया। अब ये 12% कहाँ से आया, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 12% डिबेंचर, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने 1.5 लाख डिबेंचर पे 12% निकाल लिया, 6 महीने के लिए 9,000 आया, और उसके बाद इसी दिन 75,000 के डिबेंचर रिडीम हो गए और 2 लाख के डिबेंचर इशू हो गए, तो इस दिन हमारे नया बैलेंस हो गया डिबेंचर का 2,75,000। अब आने वाले 6 महीने तक हमारा बैलेंस ये रहा, तो इस बैलेंस पे 12% 6 महीने के लिए हमने निकाल लिया, तो ये आ गया 16,500, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया 25,500, ठीक है। अब देखो अब कैश आउटफ्लो कितना हुआ बच्चों, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो कितना आया है, 25,500 आया है, 25,500 आया है, लेकिन यहां पर आप देखोगे अगर तो आउटस्टैंडिंग है कुछ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना 10,000, यानी 10,000 हमने अभी तक पे ही नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है मतलब हमने पे नहीं किया, तो 25,500 हमारा इंटरेस्ट आया, पर 10,000 हमने पे नहीं किया, मतलब एक्चुअल कैश आउटफ्लो है 15,500 का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको क्वेश्चन ने कहा नेक्स्ट पॉइंट में देखो कि अंडर राइटर को हम कमीशन देंगे सारे पब्लिक इश्यूज में ऑफ ऑल सिक्योरिटीज, चाहे इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, डिबेंचर्स हो, किस रेट से, वो रेट से जो कि कंपनीज एक्ट में आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, मैक्सिमम रेट जो कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंट्स का टॉपिक है, जहां पर कंपनीज एक्ट ने बोला कि अगर आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 5% अंडर राइटर कमीशन दे सकते हो, और अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 2.5% का दे सकते हो अंडर राइटर को कमीशन। ये कंपनीज एक्ट ने बोला, सेबी ने तो और कैपिंग लगा दी है 2.5% की, पर कंपनीज एक्ट ने ये बोल के रखा है, तो हमको क्वेश्चन ने कंपनीज एक्ट बोला। तो देखो अंडर राइटर का कमीशन, बच्चों देखो यहां पर हमने 3 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए, यहां हमने 1.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर इशू किया। हमेशा याद रखना अंडर राइटर को कमीशन इशू प्राइस पे दिया जाता है, नॉमिनल वैल्यू पे नहीं दिया जाता। अगर आप सोचोगे भैया नॉमिनल वैल्यू लो, नहीं, जितने में वो इशू करवा के दे रहा है शेयर्स उस पे हम उसको कमीशन देते हैं। तो 3 लाख के इक्विटी शेयर, 1.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर और 2 लाख का डिबेंचर। तो देखो इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर्स पे हम उसको 5% कमीशन देंगे अंडर राइटर को, और डिबेंचर पे 2.5%, 27,500 का कमीशन आया अंडर राइटर का।
लेकिन अगेन अंडर राइटर का कुछ कमीशन आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने पे नहीं किया है, तो जितना कमीशन आया उससे 5,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक्चुअल पेमेंट हुई है 22,500 की। तो ये हो गया आपका लास्ट अमाउंट। अब इसको आप प्लस माइनस करोगे तो 1,38,000 नेगेटिव आ रहा है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक लाइन और है बच्चों क्वेश्चन में लास्ट में, जहां पर ये बोला गया है कि जो कंपनी है उन्होंने एक मशीन परचेस की और उसके बदले उन्होंने इक्विटी शेयर्स इशू किया है प्रीमियम में। तो ये बच्चों वही बात हो गई, मशीन खरीदे उसके बदले इक्विटी शेयर दिए, तो कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ नहीं है। ओके, यहाँ पर कोई कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। तो बस ये हो गया, डन, ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ जहां पर इंस्टीट्यूट ने आपको फंसाया। कैसे फंसाया? इंस्टीट्यूट ने पूरा सीएफएस पूछा ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने बस एक पार्ट ऑफ सीएफएस पूछ लिया, तो आप आंसर कैसे टैली करोगे? यहाँ आपको अपने कॉन्फिडेंस से आंसर निकालना पड़ेगा और दिमाग लगा के। स्पेशल दिमाग यहाँ पर एक ही जगह लगना था, प्रेफरेंस शेयर्स में, बाकी तो सब टाइम पास है। बस एक प्रेफरेंस शेयर्स में दिमाग लगना था। और दूसरा, अगर आप ग्रुप 2 पढ़ चुके हो तो आपको ये पता होना चाहिए था कि अंडर राइटर को कितना मैक्सिमम कमीशन अलाउड है कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, ये पता होना चाहिए था। और मेन प्रेफरेंस शेयर्स में दिमाग लगना था कि ओपनिंग इतना है, इतना इशू किए हैं, इतना क्लोजिंग है, मतलब इतना रिडीम कर चुके। ओके। ओके, इतना बोलने के कारण दिन भर गले की ऐसी हालत हो जाती है। चलो इसको नोट कर लो बच्चों। ओके, यस बच्चा पार्टी। चलो फंड फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन हम करेंगे। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको मतलब पता है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करना। फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो आपके सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं, मतलब जहां से आप पैसे लेके आते हो, सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, और जो उन फंड्स का आप यूज करते हो, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होते हैं, उनका हिसाब किताब रखना। दैट इज नोन एज फंड फ्लो स्टेटमेंट। मतलब आपके फंड्स कहाँ फ्लो हो रहे हैं, कहाँ से आके कहाँ जा रहे हैं, आपके फंड्स कहाँ से आके कहाँ जा रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, वो होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो शो करेगा सोर्सेज फ्रॉम विच द फंड्स आर ऑब्टेन्ड एंड द यूजेस टू विच फंड्स आर पुट। ठीक है, तो कहाँ से पैसे आए और कहाँ गए। बाय फंड आर जनरली मीन वर्किंग कैपिटल। दस, fund flow statement is a technical device to explain how the working capital position of enterprise change over a period of time, generally covering two balance sheet date. It reveals the amount of funds generated by the firm intentionally along with the amount of funds raised from the various external sources and their various uses during the year. तो सिंपल शब्दों में देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम प्राइमरी पर्पस होता है वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए, कि वर्किंग कैपिटल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वर्किंग कैपिटल के फंड्स कहाँ से अरेंज हो रहे हैं। और दूसरा, ओवरऑल यही बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से, कौन से सोर्सेज से पैसे ला रही है और कौन से सोर्सेज में पैसे इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमको क्या बनाना होता था, शेड्यूल फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाना होता था। ठीक है, तो उसमें हम प्रीवियस ईयर के अमाउंट लिखते थे, करंट ईयर के अमाउंट लिखते थे, और फिर यहाँ पर एक कॉलम बना के लिखते थे इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज वाले कॉलम में, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज वाले कॉलम में। सारी चीजें सेम होती थी जैसा हमने वर्किंग कैपिटल चैप्टर में पढ़ा है। करंट एसेट के अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर, डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे जितने भी करंट एसेट आपके होते हैं। करंट लाइबिलिटीज के अंदर बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस आपका कोई रिसीव हुआ है, आपको मिला है तो, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने किसी को शॉर्ट टर्म एडवांसेस लेके रखा है आप किसी से, प्रोविजन फॉर बैड डेट, आप चाहो तो प्रोविजन फॉर बैड डेट को डेटर से सेट ऑफ करके भी दिखा सकते हो स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाते थे शेड्यूल फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इससे आपको क्या मिल जाते थे, वर्किंग कैपिटल मिल जाते थे करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। हमको क्या निकालना होता था कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कितना वर्किंग कैपिटल बढ़ा है या कम हुआ है। अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ा है मतलब हमने वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाया है। प्रीवियस ईयर वर्किंग कैपिटल 1,00,000 था, इस साल वर्किंग कैपिटल 1,20,000 हो गया, मतलब 20,000 का पैसा हमने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ फंड। और अगर वर्किंग कैपिटल कम हुआ होगा तो इसका मतलब हमने वर्किंग कैपिटल से पैसा निकाला है, तो वो हो जाएगा सोर्स ऑफ फंड। ठीक है, नोट, वी कैन ऑल्सो शो डेटर एज अ नेट ऑफ प्रोविजन। हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया। चलो, ये सेम कैलकुलेशन आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से कर सकते हो, जो कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो ये वाली आप या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के सेम काम कर सकते हो, या तो यहाँ से जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप कर सकते हो। आपको निकालना होता है कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, सेम वैसा ही, सेम टू सेम वैसा ही जैसा आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में निकालते थे, सेम वैसा ही। सबसे पहले बच्चों आपको लेना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। बस इसमें ऐसा है कि एनपीबीटी आपको अलग से
कैलकुलेट करके कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ले जाना पड़ता था, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाहर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट अलग से करते थे, प्रपोज डिविडेंड वगैरह, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब एडजस्टमेंट करके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रोविजन फॉर टैक्स, इतना एडजस्टमेंट करके जो निकाल के आप सीएफएस में जाते थे, यहाँ सारा काम स्टेटमेंट के अंदर ही होगा। आपको लेना है सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो कैसे लोगे, क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल जो है वो बैलेंस शीट में उसको आप माइनस करोगे, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल करने से फिर आप इसमें सारे आइटम्स ऐड करोगे जो कि आपके ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है या फिर नॉन कैश आइटम है। ठीक है, तो नॉन फंड मतलब जो नॉन कैश आइटम है या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो कि आपने पीएनएल में डेबिट कर दिए हैं वो आप ऐड करोगे। डेबिट कर दिए मतलब पीएनएल में आपने माइनस किए होंगे तो आप वापस ऐड करोगे, जैसे कि डेप्रीसिएशन और डिप्लीशन, ये नॉन कैश आइटम है। डिप्लीशन किसके लिए यूज होता है, माइनिंग्स के लिए यूज होता है, माइंस वगैरह के लिए। अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट आप वापस ऐड करोगे, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन आपने पे किया है, आपको कोई एक्सपेंसेस हुआ है ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो ये सब आइटम्स आप वापस से ऐड बैक करोगे। ठीक है, फिर आप लोगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपको फिक्स एसेट में कोई लॉस हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट आपको करनी है ना। इंटरेस्ट या डिविडेंड पेड आप वापस से ऐड करोगे, ट्रांसफर टू रिजर्व अगर किया है तो ऐड करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स वापस से ऐड कर लोगे। ठीक है, जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स आपने माइनस किया होगा वो ऐड करोगे। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद आप लोगे लेस नॉन फंड या नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया था, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता, हटाओ। कोई एप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन किया था आपने फिक्स एसेट का, फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ा दी थी आपने, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल कर दिया था, तो वो वापस से हटाओ, यहाँ से माइनस करो। कोई डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंट आपको रिसीव हुआ है, हटाओ यहाँ से। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर डिबेंचर हुआ है, यहाँ से हटाओ। एक्सेस प्रोविजन जो आपने राइट बैक कर दिया था, मतलब आपने ज्यादा प्रोविजन बना दिया था और उसको आपने फिर राइट ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो वो वापस से आप लेस करो, क्योंकि राइट ऑफ किए मतलब आपने उसको क्रेडिट कर दिया होगा। याद है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पुराना वाला हम लोग क्रेडिट कर देते थे पीएनएल में, तो वो वापस से आपको हटाना है वहां से। क्रेडिट का मतलब होता है प्लस कर दिए थे, तो अब माइनस करना है। अगर आपको रिफंड मिला है इनकम टैक्स का तो वो आपने क्रेडिट किया होगा, प्लस किया होगा तो माइनस कर दो। ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व, किसी रिजर्व से आपने पीएनएल में बैलेंस ट्रांसफर किया होगा, जनरल रिजर्व से या और किसी रिजर्व से आपने पीएनएल में कोई पैसा ट्रांसफर किया, तो हटाओ यहाँ से। और कोई एनी अदर नॉन ट्रेडिंग आइटम जो कि आपने पीएनएल में क्रेडिट किया है, तो ये आपका आ जाएगा फंड फ्रॉम या फिर फंड लॉस्ट इन द ऑपरेशंस, नेट प्रॉफिट प्लस टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ बी। ठीक है, तो ये देखो आपका जो नेट प्रॉफिट था उसमें जो ये जितने भी आइटम थे ऐड वाले, वो सारे आइटम जो आपने ऐड करके टोटल निकाला वो आप ऐड कर दोगे, और जो लेस वाले आइटम थे उनका टोटल निकालोगे और वो लेस कर दोगे। भैया 1 बाय 1 कर सकते हैं, हाँ 1 बाय 1 भी कर सकते हो। तो ये आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। भैया आपने इसमें से इनकम टैक्स क्यों नहीं माइनस किया, बेटा यहाँ थोड़ा सा फंडा अलग है। आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, वो आप निकाल लोगे। इनकम टैक्स आप यहाँ पर दिखाओगे माइनस, ये देखो पेमेंट ऑफ टैक्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाओगे। आपको पहले ये पता लगाना है पैसा आया कहां से, तो ऑपरेशन से पैसा आया वो हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ऑपरेशन से जो पैसा आया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन से जो पैसा आया वो हम ऐसे निकालते हैं, काइंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसा ही है, इनकम टैक्स माइनस लेकिन नहीं करना, वर्किंग कैपिटल चेंजेस यहाँ पर नहीं करना। ठीक है, बस अब आप बनाओगे फंड फ्लो स्टेटमेंट जिसमें आप इधर दिखाओगे कि पैसे आए कहां से और एप्लीकेशन में दिखाओगे पैसे गए कहां। बस ये फॉर्मेट ही बच्चों आप 2-3 बार अच्छे से देख लो, आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा कि आपको ये पहले पता लगा लेना है कि ऑपरेशन से फंड, पहले आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि वर्किंग कैपिटल कितना बढ़ा या कम हुआ। अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ा मतलब पैसा लगा है, और अगर वर्किंग कैपिटल कम हुआ मतलब हमने पैसा वर्किंग कैपिटल से निकाला है। फिर आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में निकालते हो, बस वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं करना, टैक्स माइनस नहीं करना, बस फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। वो आप यहाँ लिख लोगे कि जो आपको ऑपरेशन से फंड मिला, इनकम टैक्स पेड एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिख जाएगा। तो देखो सोर्सेज ऑफ फंड में हमने ये आइटम खुद निकाला, इसके अलावा और कहाँ से पैसा आ सकता है बच्चों। ये हो सकता है आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हो, ये हो सकता है आपने डिबेंचर्स इशू किया हो, लॉन्ग टर्म लोन लिया हो, कोई फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया हो, कोई डिविडेंड, रेंट या इंटरेस्ट आपको मिला हो, इनकम टैक्स का रिफंड मिला हो, या फिर वर्किंग कैपिटल कम हुआ हो, और कम होने का मतलब हमने वर्किंग कैपिटल से पैसा निकाला हो। ये हो सकते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या क्या हो सकता है कि हमने ऑपरेशंस में फंड लॉस्ट कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। फंड फ्रॉम नहीं, फंड लॉस्ट भी तो हो सकता है।
नेगेटिव भी तो आ सकती है वैल्यू, तो नेगेटिव आएगी तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगी। यहाँ पर आपने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए हो, डिबेंचर रिडीम किए हो, लोन का रीपेमेंट किया हो, इक्विटी शेयर आपने बायबैक कर लिए हो, कोई फिक्स एसेट खरीदा हो, डिविडेंड या इंटरेस्ट की आपने पेमेंट की हो, या फिर वर्किंग कैपिटल आपका बढ़ा हो, मतलब आपने वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाया हो, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड और इनकम टैक्स जो आपने पे किया हो। तो इतना आपको बस बना के दिखाना है, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बस इतनी बात है। तो ये आपको बस फॉर्मेट अगर पता है ना, ये तो वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मेट आप वर्किंग कैपिटल चैप्टर में पढ़ चुके हो, बस इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। ये तो एक ऑल्टरनेटिव तरीका है इस आइटम को निकालने का। इस आइटम को अगर अकाउंट फॉर्मेट में निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्मेट में निकालना ही ज्यादा बेटर होता है। और ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट, बस ये चैप्टर खत्म। 2 पेज का चैप्टर है ये, बस इतने ही नोट्स है बच्चों इसके। 5 से 10 मिनट लगता है इसको रिवाइज करने में, बस। अब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के साथ, तो वही प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा जो अभी आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीखा है। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो है वो पे होता है करंट ईयर में, देयरफॉर टू बी शोन इन द एप्लीकेशन ऑफ फंड। और करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो है वो आप ऐड करोगे कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते टाइम, ठीक है। तो ये मैंने सीएफएस में भी बताया था कि पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल पे होता है तो उसको पेड मानोगे और एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाओगे। वहां पर हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, और इस साल का प्रपोज डिविडेंड एनपीबीटी कैलकुलेट करते टाइम ऐड होता है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालते टाइम हम ऐड बैक करते हैं। नोट, अगर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट रूट हो गया है कैपिटल रिजर्व के थ्रू, तो आपको उसको एडजस्ट नहीं करना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते टाइम, बट आपको उसको कंसिडर इट टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सेल, पर अमाउंट ऑफ सेल निकालने के लिए कंसिडर करना है। तो एक क्वेश्चन है आपके, 1 या 2 क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है, जहां पर क्या होता है कि जो आपका सेल होता है ना फिक्स एसेट का, उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपने पीएनएल में डाला ही नहीं, वो आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, वो आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो अब एक बात बताओ, जो आइटम पीएनएल में जाके ऐड हुआ ही नहीं है, उसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते टाइम माइनस करोगे क्या? बताओ, जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया ही नहीं है, क्या आप उसको ऐड बैक करोगे, माइनस करोगे? नहीं करोगे। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होगा सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट में और वो कैपिटल रिजर्व के थ्रू रूट हुआ है, तो उसकी एडजस्टमेंट मत करना फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते टाइम, ठीक है। ओके, अब बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है वो आप एक बार रीड कर सकते हो, ये देखो मैं नोट से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और लिमिटेशंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक स्पेशल बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो हमारा सीएफएस का क्वेश्चन होता है ना, उसमें हमारे डिबेंचर दिए होते हैं, तो डिबेंचर में एक इंटरेस्ट लिखा होता है। अब क्वेश्चन बोले या ना बोले हम लोग ये मान लेते हैं कि डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट तो दिए ही होंगे, क्योंकि डिबेंचर को इंटरेस्ट ना दे ऐसा कोई ऑप्शन कंपनी के पास होता ही नहीं है। तो डिबेंचर को इंटरेस्ट हमने दिया ही होगा, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको बिना बोले आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहां पर ऐड बैक करते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग माइनस करते हैं। इंस्टीट्यूट फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा नहीं करती है। इंस्टीट्यूट फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में क्या करती है, अगर सामने से खुद क्वेश्चन लिख के दिया है डिबेंचर का इंटरेस्ट इतना है, लोन का इंटरेस्ट इतना है, तो वो कंसिडर करते हैं, वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते टाइम प्लस करते हैं और फिर बाद में एप्लीकेशन ऑफ फंड में माइनस करते हैं। पर अगर ऐसा नहीं लिखा है तो फिर वो इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, बच्चों आप वही ट्रीटमेंट करके आ सकते हो जो आपने सीएफएस में की है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस नोट डाल के आ जाना, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आपने ट्रीटमेंट करते हो कि अगर डिबेंचर है तो उस पर इंटरेस्ट दिए ही होगे, पक्का दिए होगे, तो क्वेश्चन बोले या मत बोले आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी इंटरेस्ट निकाल लेना, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते टाइम, और एप्लीकेशन ऑफ फंड में आप उसको एज अ माइनस दिखा सकते हो। बस आपको एक नोट डाल के आना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं करती है ना, तो आपको नोट डाल के बताना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, क्योंकि डिबेंचर है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा आप कर लेना, और बाकी जिस क्वेश्चन में लिखा है उसमें तो करना ही है, जिसमें नहीं लिखा है उसमें नोट डाल के आप कर सकते हो। तो बस इतनी बातें मेरे को आपको बतानी थी। इसके ऊपर 2 पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आपका जून 2018 में आया था फंड फ्लो स्टेटमेंट का। देखो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ पर बता रहे हैं डायरेक्टली अमाउंट का, ये ओपनिंग बैलेंसेस है, क्लोजिंग बैलेंसेस है। वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली बता दिया 1 लाख इंक्रीज हुआ है। इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, लैंड। क्रेडिट बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है जो कि बिल्डिंग और इक्विपमेंट से लिंक्ड है, और कोई एसेट तो है नहीं हमारे पास, तो इसी से लिंक होगा। बॉन्ड है, रिजर्व से और इक्विटी शेयर से। नीचे आपको इनकम स्टेटमेंट बता रहा है 31 मार्च 2018 की, ठीक है। ओके, हमारे पास ये रहा प्रॉफिट, इसी से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नोट्स में देखो डेप्रीसिएशन जो कि हमने इस साल चार्ज किया है वो 60,000 का है।
बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट जो कि हमने डिस्पोज ऑफ की 10,000 का है। अब देखो जो बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट हमने बेचा उसमें हमको 5,000 का गेन हुआ है बच्चों, और उसकी बुक वैल्यू जो थी वो 10,000 की थी। तो एक बात बताओ, एक 10,000 की एसेट जिसको हमने 5,000 रुपए के गेन में सेल किया है, इसका मतलब इसको हमने कितने में सेल किया होगा? 15,000 में बेचा होगा। 10,000 की एसेट 5,000 के गेन में सेल किए। लैंड जो है वो सेल हुई है पर कोई भी प्रॉफिट और लॉस उस पर नहीं हुआ है। फंड फ्लो स्टेटमेंट बना दो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का। देखो सबसे पहले, और इंस्टीट्यूट ने बहुत गलत फॉर्मेट में इसको सॉल्व किया है, फॉर्मेटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत तरीके से इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है। बेटा फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट तो यहाँ पर है ही नहीं, पर आप लॉजिक समझ जाओ, उसको आप फॉर्मेट में एग्जाम में सॉल्व करके आ जाना। लॉजिक सही है इंस्टीट्यूट का सारा, पर फॉर्मेट गलत है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मेटिंग देखो, सबसे पहले यहाँ तो ये वर्किंग नोट्स है। फंड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, तो इंस्टीट्यूट ने प्रॉफिट से क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में डेप्रीशिएशन ऐड किया 60,000 का, 6,000 रुपए का इंटरेस्ट है बच्चों, ये देखो ये ऐड किया, लॉस ऑन सेल ऐड किया, ठीक है, गेन ऑन बिल्डिंग माइनस किया, तो ये आ गया आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, दैट्स इट, इतने ही आइटम है क्वेश्चन में। ये देखो ये 10,000 6,000 और 5,000, ठीक है, और ये 60,000 का आपका डेप्रीशिएशन नॉन कैश आइटम है, ठीक है। ये कहीं पर सीओजीएस के अंदर बैठा होगा, जाके सीओजीएस के अंदर बैठा होगा, तो इसलिए अलग से बताना पड़ा। एक नॉन कैश आइटम है डेप्रीशिएशन 10,000 का, ठीक है। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए 50,000 के, बॉन्ड इशू किए 50,000 के। ये देखो इक्विटी शेयर आपके 1.5 लाख से 2 लाख हो गए, 50,000 के इशू हो गए। बॉन्ड आपके 50,000 से 1 लाख हो गए, 50,000 का ये भी इशू हो गया। तो ये आपका एक हुआ फंड फ्रॉम तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वैसे इसमें दिखाना नहीं होता है इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, मैं बता रहा हूँ बस। फिर नॉन करेंट एसेट आपने बेचा बच्चों, इन्वेस्टमेंट आपने बेची है और इन्वेस्टमेंट सेल पे आपको हुआ है 10,000 का लॉस। इन्वेस्टमेंट आपने कितने की बेची? 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है, यानी आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट बेच दी। 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी 10,000 के लॉस में, तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट 10,000 के लॉस में बेची, यानी कि 40,000। लैंड आपने बेची है जिसपे कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ नहीं है, तो देखो 50,000 था 40,000 हो गया, यानी 10,000 की लैंड आपने बेच दी। 50,000 की लैंड, 50,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 40,000 क्लोजिंग बैलेंस है, यानी 10,000 की लैंड आपने बेची, कोई प्रॉफिट लॉस इस पे नहीं है। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट मैंने आपको बताया 10,000 की बुक वैल्यू की बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट आपने बेची 5,000 के गेन में, यानी 15,000 में, तो ये हो गया 65,000। फिर अब यहाँ आ जाओ, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये सारे सोर्सेज ऑफ फंड हो गए, इसको आपको प्रॉपर फॉर्मेट में बना के आना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, फिर यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फंड लिखना है, फिर इधर एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में बच्चों सबसे पहले बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, अगर आप यहाँ देखोगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट दिया है यहाँ पर, 1,60,000 ओपनिंग बैलेंस है और 2 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है। तो ये देखो 1,60,000 ओपनिंग बैलेंस, 2 लाख का क्लोजिंग बैलेंस। इस साल का डेप्रीशिएशन 60,000, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट यहाँ आ गया, तो बैलेंसिंग फिगर आया बच्चों 20,000। तो ये 20,000 क्या है? जो हमारी बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट सेल हुई होगी उसका अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है। फिर आ जाओ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट में, तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन से 20,000 आया। हमारी सेल वैल्यू कितनी है? 15,000 की, 10,000 का बुक वैल्यू, 5,000 के प्रॉफिट में बिका, यानी 15,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट, और 5,000 का ये प्रॉफिट है। 5,000 का इसमें क्या है? प्रॉफिट है, तो ये हमने डेबिट साइड में लिखा। तो यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट साइड में 1,30,000, ऐसा हमने बहुत अकाउंट बनाया CFS में, 1,30,000, तो यही क्या है आपका? परचेजेस ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट है। इसके अलावा आपने 6,000 का इंटरेस्ट पे किया ना बॉन्ड में, ये देखो 6,000 का इंटरेस्ट पे किया आपने बॉन्ड में, ये एक आइटम यहाँ आ जाएगा। आपने 2 लाख रुपए का डिविडेंड पे किया है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ये कहाँ पर लिखा है? 2 लाख का डिविडेंड पे हुआ है। और वर्किंग कैपिटल आपका जो इंक्रीज हुआ है 1 लाख का, 1 लाख का वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज हुआ है। आई थिंक यहाँ पर एक सेकेंड, लेट मी रीड इट अगेन, आई थिंक आई मिस्ड इट आउट। ओ आई थिंक क्वेश्चन में
डेबिट बैलेंस, वर्किंग कैपिटल, अच्छा ओके ओके आई गॉट इट। रिजर्व्स एंड सरप्लस बच्चों, रिजर्व्स एंड सरप्लस देखो 3,40,000 से 3,40,000 ही है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये जो हमारा 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमने पूरा डिविडेंड की तरह बांट दिया होगा। ये हमने पूरा डिविडेंड की तरह बांट दिया होगा। खुद सोचो, रिजर्व्स एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस भी 3,40,000 है और क्लोजिंग बैलेंस भी 3,40,000 है, ये बढ़ा ही नहीं, जबकि 2 लाख से बढ़ना चाहिए था क्योंकि पैट तो हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने पूरा एज अ इक्विटी डिविडेंड बांट दिया होगा। और 1 लाख का वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये 2 लाख वहां से आया और ये 1 लाख का वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये हो गया आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अच्छा ये देखो यहाँ पर अकाउंट तो बना हुआ है, यस, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में यही फायदा होता है, हमारा लास्ट में आंसर मैच नहीं हो रहा है, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको नोट कर लो फटाक से। ओके भैया, इसके बाद बच्चों फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन है, ये आपका दिसंबर 23 में आया था, सिलेबस 22 में। देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय के लिमिटेड रिगार्डिंग इट्स रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है और ये क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्लांट एंड मशीनरी का रिटर्न डाउन वैल्यू 54,360 है, जो कि सेल हुआ है अक्टूबर में। तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू क्यों बता रहा है, क्योंकि ये आप इसमें से लॉस माइनस करोगे, ये आपका डब्ल्यू है और ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, तो डब्ल्यू में से लॉस माइनस करोगे तो आपको सेल वैल्यू मिल जाएगी, सोर्स ऑफ फंड के लिए बताया है। डेप्रीसिएशन 68,250 डिडक्ट हुआ है वाइल अराइविंग नेट प्रॉफिट, ये क्यों बताया है, क्योंकि आपको ऐड करना पड़ेगा, नॉन कैश आइटम है। प्लांट एंड मशीनरी परचेज हुआ ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000 का, बट पेमेंट जो है वो डिबेंचर्स में हुई है, तो इसका कोई काम नहीं है। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है। 72,800 रुपीज़ के डिबेंचर जो है वो रिडीम हुए हैं इस साल के दौरान, ठीक है। ओके, और ये सारी एडजस्टमेंट्स हम लोग करेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते टाइम। तो देखो, सबसे पहले ये मैंने किया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये देखो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया तो ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। इसमें से इनकम टैक्स का जो मेरे को रिफंड मिला है वो यहाँ पर प्लस हुआ है, वो मैंने माइनस कर दिया, इनकम टैक्स का रिफंड माइनस कर दिया। लॉस ऑन सेल मैंने वापस से ऐड बैक कर दिया, तो लॉस ऑन सेल मैंने वापस से ऐड किया। गुडविल राइट ऑफ ऐड करेंगे, डिविडेंड पेड भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सब ऐड हो गया। डेप्रीसिएशन नीचे एडजस्टमेंट में दिया है और उसमें लिखा है कि डेप्रीसिएशन माइनस करके हम प्रॉफिट तक पहुंचे हैं, तो वो भी हम वापस से ऐड बैक करेंगे। तो ये आपका आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो सोर्सेज ऑफ फंड में फंड फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा हमको इनकम टैक्स का रिफंड मिला है, और तीसरा हमने जो प्लांट एंड मशीनरी बेची, कितने में बेची, ये थी उस प्लांट एंड मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू, और ये था लॉस ऑन सेल। तो डब्ल्यू में से अगर लॉस ऑन सेल माइनस कर दोगे तो सेल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्रेडिट साइड में आपने डिविडेंड पे किया, डिबेंचर्स को आपने रिडीम किया, इसके अलावा डिविडेंड आपने पे किया, डिबेंचर को रिडीम किया, इसके अलावा और कोई कैश आइटम नहीं है। तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है बच्चों, वो आपका वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। और यही एक चीज आपको एग्जाम में यहाँ पर एक एडिक्वेट गैस लगानी थी, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था आपके पास। वर्किंग कैपिटल आएगा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं, तो ये आपको एक गैस करना था, जो शायद आप चूक जाते तो आपका 1 मार्क्स कटता इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता तो 1 मार्क्स आपका यहाँ पर कटता। ये आपको गैस करना था कि ये वर्किंग कैपिटल है, बाकी फिर दोनों साइड आपका टैली हो जाएगा। तो बस यही 2 क्वेश्चन थे आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट्स के ऊपर, ओके। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का बच्चों आप एक बार फॉर्मेट देख लेना, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट से इंस्पायर्ड चैप्टर है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसा फॉर्मेट बना के फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, जिसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं आता एक तो, ठीक है। क्यों नहीं आता वर्किंग कैपिटल चेंजेस भैया, रीजन बताओ। आपको मैं पहले भी क्लास में रीजन बता चुका हूं, क्योंकि हम लोग शेड्यूल फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं और हम डायरेक्टली नेट अमाउंट जो होता है, इंक्रीज और डिक्रीज का जो नेट अमाउंट होता है, वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और उसको हम यहाँ एप्लीकेशन ऑफ फंड में दिखाते हैं या फिर सोर्स ऑफ फंड में दिखाते हैं। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं आता। दूसरा, इनकम टैक्स पेड नहीं आता, क्योंकि वो भी यहाँ पर आता है। तो वो 2 आइटम छोड़ के जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करते हो, सब कुछ करना है यहाँ पर फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए, ठीक है। और वो 2 आइटम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो 2 आइटम फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है। वर्किंग कैपिटल यहाँ आ जाता है और पेमेंट फॉर टैक्स यहाँ आ जाता है, ठीक है।
ओके भैया, डन। अब बच्चों एक सेकेंड बस आप बोलोगे कि भैया क्लास खत्म, नहीं, एक और क्वेश्चन बच्चों आपको आपका बचा है, जो कि PYQ का ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आई थिंक मेरे से मिस हो गया इतने सारे क्वेश्चंस के भीड़ में। तो ये बच्चों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो, और इसका ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आप ट्राई कर लो, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो आई एक्सप्लेन। तो एक बार ट्राई करो इसको फटाक से। ओके, यस भैया हमें बन गया। चलो फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, एक गारमेंट ट्रेडर प्रिपेयर कर रहे कैश फोरकास्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द कैलेंडर ईयर, और उनका एस्टिमेटेड सेल्स फोरकास्ट आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का दिया हुआ है। इसमें बस एक करेक्शन कर लेना, ये 600 है और ये 800 है, ठीक है। ओके, ट्रेडर सेल कर रहे डायरेक्टली पब्लिक को कैश पे और बाकी लोगों को क्रेडिट पे। क्रेडिट सेल्स जो वो करते हैं वो 4 टाइम्स होती है डायरेक्ट सेल्स टू पब्लिक के, यानी कैश सेल्स की 4 टाइम्स होती है क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो क्रेडिट सेल्स 4 टाइम्स ऑफ कैश सेल्स होती है, और आपको पता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू होती है टोटल सेल्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स की जगह मैं लिख देता हूँ 4 टाइम्स ऑफ कैश सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। कैश सेल्स प्लस 4 टाइम्स कैश सेल्स का मतलब क्या हो गया, 5 टाइम्स कैश सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। तो कैश सेल्स आपकी हो गई टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो टोटल सेल्स का 1/5 होता है कैश सेल्स, इसका मतलब बचा हुआ 4/5 होगा क्रेडिट सेल्स। तो ये समझ में आया कि जो क्रेडिट सेल्स है बच्चों वो 4 टाइम्स है कैश सेल्स की, और टोटल सेल्स में कैश सेल्स भी होती है क्रेडिट सेल्स भी होती है। क्रेडिट सेल्स की जगह मैंने लिख दिया 4 टाइम्स कैश सेल्स, तो कैश प्लस 4 कैश यानी कि हो गया 5 कैश, ठीक है। 5 कैश सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। तो कैश सेल्स हो जाएगा टोटल सेल्स डिवाइड बाय 5, यानी कि 1/5 ऑफ टोटल सेल्स। इसका मतलब बचा हुआ 4/5 होगा क्रेडिट सेल्स, ठीक है। जो क्रेडिट सेल्स होता है बच्चों उसका 15% सेम मंथ में मिल जाता है, 25% नेक्स्ट मंथ में मिलता है, और 58% नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ में मिलता है। बचा हुआ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप राइट ऑफ कर देते हो, बैड डेट हो जाता है। परचेज ऑफ गुड्स जो है वो 1 महीने पहले होती है, और सेल का 90% आप परचेज मान सकते हो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान सकते हो, और क्रेडिट पे आप खरीदते हो। इसकी पेमेंट आप अगले महीने करते हो, मतलब जिस महीने आप सामान खरीदे उसके अगले महीने। तो जिस महीने सेल करनी है उसके 1 महीने पहले खरीदते हो, ठीक है, और उसी के अगले महीने पेमेंट कर देते हो। यानी सिंपल शब्दों में जिस महीने की सेल्स होती है उसका जो कॉस्ट होता है वो उसी महीने पे हो जाता है। सिंपल शब्दों में यही बात हो गई, कोई भी इन्वेंट्री पाइल अप नहीं करते हो। ओपनिंग कैश बैलेंस 1 जनवरी को 50,000 का है। एक्चुअल सेल्स इसके पहले के 2 महीने की, यानी कि नवंबर दिसंबर की आपको देके रखी 640 और 880। आपको बनाना है कैश बजट फॉर द 3 मंथ जनवरी से मार्च। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर टोटल सेल्स हमने लिख ली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की, ठीक है। अब देखो 1/5 ऑफ टोटल सेल्स आपकी कैश सेल्स है तो वो आप निकाल लो, और 4/5 क्रेडिट सेल्स है वो आप यहाँ पर निकाल लो, ठीक है। अब क्रेडिट सेल्स का थोड़ा हिसाब समझते हैं। ये आपकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की क्रेडिट सेल्स है, हमने यहाँ लिख ली। अब समझना, ये जो नवंबर की सेल्स है इसका 15% उसी महीने मिल जाता है, 25% नेक्स्ट महीने मिलता है, और 58% नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मिलता है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना कि जो भी क्रेडिट सेल्स है उसका 15% सेम मंथ, 25% अगले महीने, और 58% नेक्स्ट के नेक्स्ट मंथ मिलता है। तो ये 512 का 58% आपको यहाँ पर मिलेगा, ये देखो 296.96, ठीक है। ये हो गया नवंबर का काम खत्म, और इसीलिए नवंबर की सेल्स देके रखी थी। फिर आ जाओ दिसंबर में, दिसंबर का 15% उसी महीने मिल जाएगा, 25% अगले महीने मिलेगा, और 58% उसके अगले महीने मिलेगा। तो 704 का 25% निकालो 176 आएगा, और 704 का 58% निकालो 408.32 आएगा, ठीक है। 704 का 58% 408.32 आएगा, ठीक है। इसका भी काम हो गया। 480 की बात करो, 480 का अब देख रहे हो मैं सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च का निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरे को यही 3 महीने का चाहिए। 15% तुरंत मिल जाएगा, देखो 72, 25% अगले महीने मिलेगा 120 आएगा, और 58% उसके अगले महीने मिलेगा 278.40 आएगा, ठीक है। तो 480 का 25% 120 आ रहा है, हाँ, और 58% 278.40 आ रहा है, ठीक है। सही है वैसे तो कैलकुलेशन। वैसे इसका करो 15% यहाँ, 25% यहाँ, 58 उसके अगले महीने जो कि है ही नहीं। वैसे इसका करो 15% यहाँ, 25% अगले महीने, 58% उसके अगले महीने जो कि है ही नहीं। तो ये आपका आ गया 96,120।
72 120 ये सारा अमाउंट आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंटेशन की है इंस्टीट्यूट ने, 15% वाले अमाउंट एक लाइन में, 25% वाले एक लाइन में, 58% वाले एक लाइन में। ठीक है, तो ये आपका टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया हर महीने का, हर महीने का टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ गया ये। तो अब बनाओगे कैश बजट। जनवरी में आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में यहाँ सेल्स तो अननेसेसरी लिखा है, नहीं भी रहता तो चल जाता। ठीक है, अब देखो कैश कलेक्शन यानी कि जो कैश में सेल्स होती है हर महीने का 1/5 अमाउंट, तो ये हमने यहाँ पर निकाला था 120 120 160, वो आप यहाँ पर लिख दो 120 120 160 कैश कलेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, हमने यहाँ पर निकाला था ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो ये आपका टोटल कलेक्शन आ गया। अब पेमेंट टू क्रेडिटर की बात करें तो बच्चों जिस महीने की सेल्स होती है उसके एक महीने पहले हम लोग खरीदी कर लेते हैं, और खरीदी कितनी होती है 90% होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होता है 90% होता है, तो यानी कि 580 हमने यहाँ खरीदी कर ली, और जिस महीने की खरीदी होती है उसके अगले महीने हम उसकी पेमेंट करते हैं। तो कायदे से आप देखोगे तो जिस महीने की सेल्स है, जितने की आप सेल्स कर रहे हो जनवरी में, उसका जो 90% वैल्यू है वो आप उसी महीने पे कर देते हो क्रेडिटर को। ठीक है, क्योंकि इसकी परचेज आप कब करोगे, पिछले महीने करोगे, और उसकी पेमेंट कब करोगे, अगले महीने करोगे, तो घूम फिर के जनवरी की जो सेल्स है उसकी जो कॉस्ट है वो जनवरी में ही पे हो जाती है। ठीक है, वैसे ही फरवरी 600, इसका परचेजिंग कहाँ करोगे, एक महीने पहले जनवरी में करोगे, और पेमेंट कब करोगे, फरवरी में ही करोगे। 800 मार्च की सेल्स है, उसकी परचेजिंग करोगे पिछले महीने और फिर पेमेंट कर दोगे अगले महीने। तो इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, ओके भैया, तो ये आपकी पेमेंट टू क्रेडिटर्स आ गई 540 540 720। ठीक है, ये देखो ऐसा। ओके, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका अब आ गया टोटल पेमेंट। अब आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस 50 प्लस जितना आपको पैसा मिला माइनस जितना आपने पेमेंट किया, क्लोजिंग बैलेंस है। यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का फरवरी का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अगेन जितना रिसीप्ट हुआ माइनस पेमेंट, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। फिर ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बनेगा प्लस रिसीप्ट माइनस पेमेंट, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, और ये बन गया आपका कैश बजट बच्चों। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टिल नाउ। हमने कर लिए सारे डन डनाडन। तो उम्मीद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको मिली होगी कि हाँ हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अब अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, और इसी के साथ आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस का पूरा रिवीजन भी कंप्लीट होता है। तो आप ये बोल सकते हो हमारा पूरा सिलेबस अब यहाँ पर होता है समाप्त। ठीक है, ओके बच्चों, डन डन आर डन विद ऑल द कंप्लीट एनालिसिस, ऑल पीवाईक्यूज, ऑल मॉड्यूल क्वेश्चन, ऑल एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक, वी आर डन विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।